मेरा नाम आनंद मुरारी है और मैं केमिस्ट्री से एमएससी हूँ। 89 और 91 में हमने एमएससी किया है केमिस्ट्री से। और खेती बाबा करते थे, पिताजी शिक्षक थे, लेकिन संयुक्त परिवार था और हम बचपन से खेती कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो समस्या है, हमारे टाल क्षेत्र की, मोकामा टाल के नाम से जाना जाता है, 1 लाख हेक्टेयर, और उस टाल के लिए अपनी समस्या को हम उठाते हैं। और हमारा टाल विकास समिति है जिसके हम संयोजक हैं। और टाल चौपाल नाम की एक पत्रिका भी हम लोग शुरू किए हैं, 1 अंक का भी आया है, जिसे और भी हम आगे लेके चलेंगे। उसमें संभावना, समस्या और समाधान की बातें होगी। हम एफपीओ भी बनाए हुए हैं, टाल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, और यही मेरा कार्य क्षेत्र है। मोकामा मेरा घर है। धन्यवाद। मिथिलेश जी, आप ही कर दीजिए इंट्रोड्यूस। मैं मिथिलेश कुमार हूं, नाबार्ड में 1984 से कार्यरत हूं। और नाबार्ड जो है सो बेसिकली ग्रामीण एवं कृषि विकास संबंधित कार्यों में संलग्न है। पिछले 5 साल मैं बिहार में था और बिहार में मैं कृषि क्षेत्र में ही काम कर रहा था, जहां पे हमने एफपीओ, किसान क्लब और वाटरशेड डेवलपमेंट, आप ट्राइबल डेवलपमेंट, ये सारे कार्यों में काम किया। और हम लोगों के कार्य काफी सराहनीय हैं भाई, लोगों के द्वारा, एनजीओ के द्वारा और सरकार के द्वारा भी। अभी फिलहाल मैं मुंबई प्रधान कार्यालय में कार्यरत हूं और मैं माइक्रो क्रेडिट, सूक्ष्म ऋण विभाग को देख रहा हूं। अब मेरा अनुभव, जी बोलिए सर। ग्रामीण विकास में काफी कुछ है और इसमें हम लोग काफी एक दूसरे से सीख सकते हैं। जी धन्यवाद। त्रिपाठी जी, आप कर दीजिए जरा इंट्रोड्यूस अपने को। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम चंद्रशेखर त्रिपाठी है। मैं एनवायरनमेंट में पीएचडी हूँ, आईआईटी का स्टूडेंट हूँ और यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट कनाडा में मैं एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करता हूँ। गाँव से संबंधित हूँ, जालौन जिले से, और हर साल मैं जाके वहाँ 3-4 दिन बिताता हूँ और गाँव विकास के कुछ छोटे मोटे कार्य करता रहता हूँ। और किसान रहा हूँ 18 साल तक, हालांकि आता है जब से, और इसलिए ये हमें इसमें रुचि है। और आप सब लोग जो एक्सपर्ट हैं उनसे जान के प्रयास करेंगे कि क्या किया जा सकता है हमारे गाँव। तिवारी जी। मेरा नाम सुरेंद्र नाथ तिवारी है। मैं यहाँ पर अमेरिका में ही, जहाँ शिव कुमार जी रहते हैं, वहाँ रहता हूँ और उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं भी गांव से बहुत जुड़ा रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मेरे गांव के कुछ लोग हैं, गौरव हैं, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र किशोरी सिंह जी हैं, जो मूलतः किसान हैं और अभी भी गांव में किसानी करते हैं। तो ये लोग हैंड्स ऑन आदमी हैं। मैं नॉर्मली न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमेशा जुड़ा रहा हूँ, एनर्जी क्षेत्र से, दुनिया में कहीं भी, कई जगहों पर असल में। तो मूलतः अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, इन जगहों पर। और यहाँ करीब अमेरिका में मुझे 41-42 साल हो गए हैं, फिर भी गांव से बहुत रुझान है। इसलिए मैंने सोचा कि इससे हमारे गांव के लोगों को फायदा होगा। आप जैसे एक्सपर्ट्स यहाँ आएंगे, तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य था आज जुड़ने का। बस इतना ही, अभी बाद में बात होगी। थैंक यू शिव कुमार जी। मेरा गांव है चंपारण जिले में, चिकनौटा गांव का नाम है। अगर आप लोग उस क्षेत्र से परिचित हैं तो मोतिहारी और सुगौली के बीच में एक स्टेशन है सेमरा, उस स्टेशन के चारों तरफ हमारे गांव की जमीनें हैं और वहीं पर हम लोगों का घर भी है। अब मनीष जी, आप कर, अच्छा मनीष जी फोन पे हैं। तिवारी जी, आप अपने गांव के जो एक किसान आए हैं आपके उम्र वाले, तो उनको जरा इंट्रोड्यूस करने कहेंगे आप? मेरी उम्र के बहुत कम लोग अब गांव में हैं, वो हमसे अच्छा, बहुत शहर आ गए। सब शहर आ गए। गौरव तुम हो तो गौरव हैं, जो हमारे स्टूडेंट भी हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो गौरव उसमें आते हैं, मैथमेटिक्स में भी आए हैं और इंग्लिश में। और उनके साथ किशोरी जी हैं। किशोरी जी हमारे पुराने मित्र हैं। ये लोग बहुत ही रईस आदमी हैं हमारे गांव के,
और काफ़ी खेत वोत रखते हैं। लेकिन अभी जो किसानों की हालत है, जो नई किसानी करनी है, उसीलिए इसको रखा गया है। और हमको बहुत खुशी है कि किशोरी जी आए हैं। किशोरी जी, आप हैं, बोल सकते हैं? जी हाँ, हम यहीं पर हैं। हमारी आवाज जा रही है? हाँ, एकदम आ रही है, अच्छी आ रही है। जी, हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। आप जो सुझाव और सलाह दिए हैं उस पर हम लोग तत्पर होने के लिए तैयार हैं। 4-5 आदमी किसान अभी बैठा हुआ है, उन्हीं लोगों के साथ हम लोग आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत अच्छे किशोरी जी। हमने उदय यादव को बोला था, पता नहीं जुड़ पाए हैं यादव जी या नहीं, जो हमारे मुखिया हैं। वो हो अच्छा सकता है अच्छा। दूसरे फोन पर होंगे या नहीं आ पाए होंगे। हाँ लेकिन हमको बहुत खुशी है हाँ। कि आप आए हैं और 2-4 लोग और आए हैं गांव के। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जी और पंकज जी आ गए हैं, डॉक्टर पंकज। पंकज जी हैं या गए? नहीं है। पंकज जी, अगर आप इंट्रोड्यूस कर दें अपने को। हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार सिन्हा है। मैं कृषि वैज्ञानिक कृषि प्रसार से जुड़ा हुआ हूं और मैं अभी जो ICAR के अंतर्गत जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड में गौरिया कर्मा ये बरही के पास है, वहां जो स्थापित हुआ है उसमें अब मैं अभी कार्यरत हूं। और किसानों को अगर जैसे कि अच्छे तरह से वैज्ञानिक पद्धति से खेती और कृषि को व्यवसाय के रूप में अगर करना कोई चाहते हैं किसान, तो मैं उनको मार्गदर्शन के साथ साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट ये सब मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है पंकज जी। अब चूंकि समय कम है और हम लोग बहुत समय ले लिए इंट्रोडक्शन में, इसलिए मैं सभी को इंट्रोडक्शन के लिए करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए मुझे माफ़ करना आप लोग। इसमें से जो भी हैं यहाँ पे वहाँ पे, उसमें बहुत सारे लोग मेरे क्लास के हैं, मेरे स्कूल के हैं। मैं सही स्कूल तिलैया का हूँ, वहाँ के हैं। कुछ मेरे जान पहचान वाले हैं, लेकिन सभी लोग जिज्ञासु हैं और सभी लोग ये काम करना चाहते हैं। तो अब हम बिना देर किए हुए मनीष जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने प्रयोगों के बारे में, बाय द वे, किसान भाइयों के लिए खास करके ये जरूरी है बताना मेरे को कि मनीष जी एक आईटी प्रोफेशनल थे, अभी नहीं है, और काफी सीनियर पोजीशन पे थे एक बहुत बड़े आईटी कंपनी में, टीसीएस जो लोग जानते हैं। उसको छोड़ करके इन्होंने खेती को अपनाया है और बहुत ज्यादा समय अपने इलाके के विकास में देते हैं। बाकी अतुल जी, सॉरी, मनीष जी खुद बोलेंगे। तो मनीष जी, ओवर टू यू। और जो नहीं बात कर रहे हैं प्लीज म्यूट कर लें, मैं भी अपने को म्यूट कर रहा हूं। अतुल, मनीष जी, ऑल योर्स। थैंक यू सो मच मेजर शिव कुमार, एंड आई एम सॉरी, मुझे फोन उठाना पड़ गया। उठाना नहीं चाहिए, ये इट्स अगेंस्ट द रूल्स, बट माय अपॉलॉजीज। हिंदी में आप मुझे प्रेजेंटर बना सकते हैं, तो मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा। सभी प्रेजेंटर हैं इसमें, किसी को प्रेजेंटर बनाने की जरूरत नहीं। नीचे में एक स्क्रीन है प्रेजेंट नाउ, और सॉरी मैं म्यूट हूँ। सभी प्रेजेंटर होता है, नीचे में एक बटन है प्रेजेंट नाउ, उसको सिलेक्ट कीजिए और अपना प्रेजेंट कीजिए। क्या आप देख सकते हैं मेरा प्रेजेंटेशन? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। एकदम ठीक है। ओके, थैंक यू। सो मेरा नाम मनीष चांद है और मैं एक इंजीनियर हूँ मूलतः, और यहाँ न्यू जर्सी में 12 एकड़ के खेत पे मेरी खेती है। और जो मेरी कोशिश है कि एक सस्टेनेबल फार्म मैं बना पाऊँ। और जब मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करता हूँ तो इसका अर्थ यह है कि आप पर्यावरण, समाज और धरती से जुड़े रहें इस तरीके से कि हर एक का संरक्षण हो और साथ में हर चीज ग्रो करे और किसी का नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है खेती का, जिसमें हम खेती इस प्रकार करते हैं कि इसमें मृदा का संरक्षण, मृदा की क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट, सॉइल टेस्टिंग होती रहती है, किसी भी केमिकल और उसका इस्तेमाल ना किया जाए, रासायनिक पदार्थों का। साथ में
पशु पक्षी बड़े जरूरी होते हैं खेत के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसमें पशु पक्षियों का भी संरक्षण करें, चाहे वो आप पशु पक्षी पालन कर रहे हो। एक मिनट, मुझे लगता है कि मैं ऐसा रखता तो इसमें होता यह है कि मेरे खेत में, अगर हम अपने खेत के बारे में मैं थोड़ा बताऊं, तो इस खेत में होता यह है कि इसमें एक पेड़ों की बहुतायत है, और उसमें पेड़ भी वो होते हैं जो जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो पेड़ वो होते हैं जो हमारे क्षेत्र के हों, उस जो इन्वेसिव ना हो, जो फॉरेन पेड़ जगह से लाई जाती है, जो विदेशों से पेड़ आते हैं या जो हमारे क्षेत्र के ना हो, उन्हें हम विदेशज कहते हैं। उन पेड़ों को, उन पेड़ों की या उन जड़ी बूटियों की या उन पौधों को की बहुतायत नहीं होनी चाहिए आपके खेत में या खेत के आसपास, वरना वो पर्यावरण के साथ क्लैश करती हैं या उनके साथ उनकी एक दोस्ती नहीं रहती है, और इससे आपके लोकल एरिया की जो आपका एरिया है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम ऐसे पेड़ों को रखें। तो यहाँ पे हमारे खेत में जो हमारी कोशिश यही है कि हम एक करीब 40% खेत जो है मेरा पेड़ों से भरा है, और ये पेड़ सारे हमारे यहाँ के लोकल जो न्यू जर्सी में हमारे क्षेत्र के हैं वही पेड़ हैं। उसमें फलों के भी पेड़ हैं, फूल के भी हैं, और कुछ जो यहाँ के पर्यावरण को सपोर्ट करते हैं, जैसे एक पेड़ होता है सासाफ्रास। ये नीम की तरह का ही पेड़ होता है, लेकिन ये यहाँ का लोकल पेड़ है, और इसकी एक खासियत ये है कि इसके एक ही पेड़ पे 3 तरह की पत्तियां होती हैं। आपने देखा होगा कि हर पेड़ पे एक ही तरह की पत्ती होती है, चाहे वो आंख के तरह की हो या उसमें ऐसे कांटे बने हो या तिकोनी पत्ती होती है, लेकिन इसमें पत्तियां जो होती हैं 3 तरह की एक ही टहनी पे आपको पत्ती मिलेगी। ये इसकी बड़ी खासियत होती है, इसको सासाफ्रास कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने निजी क्षेत्र से अपने आप को समझने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है, और उसके बाद जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो उससे कई फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है, जो मीट कीट होता है, जो खेती में जो जिन कीड़ों की जरूरत होती है, या जो जैसे हिंदी में मेरी थोड़ी हाथ मेरा तंग है तो माफ कीजिएगा। मेजर साहब, अगर आप थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर दें कई जगह पे तो अच्छा रहेगा। नहीं, आप मिक्स में बोलिए, यहाँ सब समझ जाएंगे। तो फ्लोरा एंड फौना जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ का पौधे और जो पशु पक्षी होते हैं वो सब साथ में रहें, उसके लिए जरूरी ये है कि यहाँ के जो लोकल पेड़ हैं, लोकल पौधे हैं, वो उनको खाना प्रोवाइड कर सकें, उन्हें शेल्टर दे सकें ताकि वो उसमें रह सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये उसी के साथ जुड़े होते हैं। और आप ये देखेंगे कि जब अगर जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो बरगद का पेड़ है। अब बरगद का पेड़ जो होता है वो चिड़ियों को घोंसला बनाने में मदद करता है, उसमें कई तरह के जंतु रहते हैं। लेकिन अगर आप बरगद के पेड़ हटा दें और उसकी जगह पे अगर छोटे गुलमोहर के या और इस तरह के पेड़ लगाएं, तो आप देखेंगे कि चिड़ियों की संख्या कम हो जाएगी, या कुछ तरह के कीड़े मकोड़े और कुछ तरह के जंतु जो हैं वहां से गायब होने लगेंगे। तो ये इंडिकेटर होता है कि आप सस्टेनेबल आपका क्षेत्र है या नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, और इस खेत में जो हमारी कोशिश है, यही कोशिश है कि हम इसे एक सस्टेनेबल फार्म में कन्वर्ट कर सकें। और इसका फायदा मुझे फार्म पे भी होता है। जैसे मधुमक्खी पालन करता हूँ, तो मधुमक्खी पालन करने से ये होता है कि यहाँ के एक पेड़ कहलाता है ब्लैक लोकस्ट या येलो पॉपुलर। अब ये ऐसे फूल देता है, और उसका जो शहद बनता है वो इतना खूबसूरत और इतना देखने में भी खूबसूरत होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है, और ये लोकल फायदेमंद होता है। कहते हैं कि जब आप शहद की बात करते हैं तो शहद से एलर्जी दूर होती है, और शहद से एलर्जी नहीं होती है। तो इसका वो तब होता है जब आप अपने क्षेत्र का शहद खाएं। अगर आप बिहार में हैं और आप केरला का शहद खाएंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिहार में हैं और आप बिहार का शहद खाएंगे
उसमें भी अगर आप अरवल में हैं और अरवल का शहद खाएंगे तो उसकी बात और होगी, बशर्ते कि आप शहद कहीं और से लेकर के आए, क्योंकि वो वहाँ के लोकल एलर्जेंस को अपने उसमें और पौष्टिकता को लेकर वो आपको देता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फार्म जो हमने बनाया, इसका तरीका यही था कि इसमें हम हर चीज लोकल रखें और अपने क्षेत्र की रखें, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर बढ़ें, जिसमें जिसे एकीकृत खेती कहते हैं, जिसमें आप पशुपालन करें, मधुमक्खी पालन करें, या सब्जियां हो, या जड़ी बूटियां हो, या अनाज का उत्पादन हो। तो मेरे केस में हम हरी सब्जियां, जड़ी बूटी, मधुमक्खी पालन, पशुधन मैंने नहीं रखा है, गाय पालन या मैं और मुर्गी पालन नहीं करता हूं, लेकिन ये भी करना चाहिए क्योंकि इससे खाद का उत्पादन होता है, तो उसमें मुझे खाद में दिक्कत होती है। लकड़ी प्रबंधन का इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि बहुत जैसा कि मैंने बताया, एक 40% से ज्यादा जो मेरी जमीन है उस पर पेड़ हैं, और जो कि वन्य जीवन संरक्षण में भी बहुत मददगार होता है। तो ये एक एस्पेक्ट है। और ये कुछ तस्वीरें हैं मेरे सब्जी जो मेरे खेत की हैं, और जो सस्टेनेबल, जिसे चिरस्थायी भी कहते हैं, उसके लिए जरूरी यह है कि एक समन्वय बने पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में। तो जब हम समाज में हमसे समाज बनता है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपने पड़ोस में हर लोगों को मैं बताता हूँ, उनको भी बीज देता हूँ, और उन्हें भी केमिकल से दूर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर वो अपने पेड़ों पे केमिकल छिड़काव करते हैं, तो मधुमक्खी को मैं तो ये नहीं कह सकता कि उस पर केमिकल छिड़काव हुआ है तुम वहां मत जाना, तो मधुमक्खी तो जाएगी, और जाएगी तो वो उससे नुकसान होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सामाजिक तौर पे एक दूसरे को हम यहाँ पे बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। और जब एक अच्छा फार्म उन्हें दिखता है कि बिना केमिकल के भी इतने खूबसूरत फूल और पेड़ हो सकते हैं, तो वो भी उस बदलाव की ओर बढ़ते हैं। प्रोसेस धीमा है लेकिन हो रहा है, और जो मैं काम कर रहा हूं उसमें और आपको बताऊं तो तो ये इस वक्त फार्म मेरा ऐसा दिख रहा है। यहाँ 6 महीने खेती होती है, और लगभग 3 फुट स्नो इस वक्त है। और ये मेरे ट्रैक्टर पे आप स्नो देख सकते हैं इस वक्त, और ये छोटा सा ग्रीन हाउस ट्रक, सब पे स्नो पड़ा हुआ है। और यहाँ खेती अब शुरू होगी मई 9 तारीख के बाद से। और हमारे फोन पे उसके दिखाई बारे में नहीं दे बताता रहा हूँ। है। ये मेरा फार्मर्स मार्केट में मैं इस तरह से सब्जियां बेचता हूँ, और यहाँ का छोटा सा एक, जैसे मंगल बाजार वहाँ लगता है वैसे यहाँ भी बाजार लगता है। तो ये देखिए, शहद की खुद की बॉटलिंग है ये, यहाँ पे मसाले हैं ये, और इसके अलावा फूल पे बहुत फोकस रहता है। फार्म को एक खूबसूरत फार्म बनाना भी एक अपने आप में कला है। तो उसमें फूल और ये इस तरह से सब्जियां बेची जाती हैं यहाँ। तो भिंडी है, टमाटर है, मिर्च है, आलापीनियो है, बीट है, कोलराबी है। और ये एक तस्वीर आपको मेरे फार्म की ऊपर से दिख रही है। तो ये ग्रीन हाउस है यहाँ, जैसे पॉली हाउस कहते हैं। और ये कुछ और तस्वीरें, ये भिंडी का पौधा है। और आप देखें ग्रीन हाउस के अंदर अगर आप करते हैं, और ये गांठ गोभी जिसे कोलराबी कहते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि खेती बड़ी मजेदार चीज है, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। पिछले 6 साल से मैं खेती कर रहा हूँ, और
6 महीने ही सही, लेकिन 6 महीने ये जिंदगी बदल देता है। और इतने खूबसूरत फूल अभी शुरू होंगे, करीब अप्रैल से ये फूल आना शुरू होंगे, इसे डॉगवुड का फूल कहते हैं। और उसके बाद सब्जियां लगना शुरू होंगी। प्याज के पौधे अभी लग चुके हैं मेरे ग्रीन हाउस में, हीटेड ग्रीन हाउस है तो उसमें लग चुके हैं। मनीष जी जरा पीछे जाएंगे आप, जो आपने गांठ गोभी वाला दिखाया था उसमें कैसे आप करते हैं जरा दिखाइए, क्योंकि कुछ लोग जो गांव के हैं उनको थोड़ा पता होना चाहिए। आपने कई बार सस्टेनेबिलिटी की बात कही है चिरस्थायी रूप से, जरा पीछे जाएं अगर दिखा सके तो। बिल्कुल बताएं। हाँ ये वाला, इसमें क्या क्या चीज है, जैसे पाइप लगाया है आपने, कब आपने गांठ गोभी उगाना शुरू किया, ये सब थोड़ी सी जरूरी चीजें हैं जो लोगों को पता चले। देखिए यहाँ खेती का जो होता है 6 महीने का हमें लगभग समय मिलता है। और आप इस वक्त आप जमीन पे स्नो है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और लगभग नवंबर 15 के बाद जमीन इतनी हार्ड हो जाती है क्योंकि वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चला जाता है तो आप खोद नहीं सकते जमीन। तो नवंबर 15 के बाद से लेकर आप समझें अप्रैल 15 तक आप कुछ भी बाहर नहीं कर सकते। आप कुछ भी लगाएंगे वो 0 डिग्री टेम्परेचर होगा या उस पर स्नो पड़ जाएगी तो सारे पौधे मर जाएंगे। और ये सारे जो हैं टेम्परेचर इनको मिनिमम चाहिए होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा तो ही ये जिंदा रह पाएंगे। तो इसलिए खेती उस समय नहीं होती है। तो यहाँ पे हम सारे पौधे जो भी हैं, जैसे गांठ गोभी के भी पौधे हम अंदर तैयार करते हैं, गर्म करते हैं ग्रीन हाउस को। छोटा ग्रीन हाउस है जिसे हम मैं आपको एक मिनट वो ग्रीन हाउस भी दिखाता हूँ, वो है यहाँ ये। तो ये मेरा छोटा ग्रीन हाउस है, ये वाला। ये आप देखें अगर कांच के, इसमें से आपको 2 पॉट दिख रहे होंगे। तो ये हीटेड ग्रीन हाउस है, इसके अंदर में हम सारे पौधे तैयार करना शुरू करते हैं। और प्याज के पौधे सब किसान जानते होंगे कि बहुत समय लगता है। तो प्याज जो है लगभग 20 फरवरी के बाद हम उसके बीज डाल देते हैं। और अभी पौधे निकल आए हैं। ओफा के जो किसान हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने वो पौधों की तस्वीरें शेयर करी थी कि अब वो पौधे निकल आए हैं। करीब 3 से 4 इंच के अब पौधे हो गए हैं। मनीष जी और ओफा क्या है, ओफा क्या है जरा बताइए। बहुत ये लोग अरवल के जैविक किसानों का एक संगठन है, ऑर्गेनिक फार्मर्स ऑफ अरवल, या और अरवल के जैविक किसानों का संगठन है। हमारे साथ देख रहा हूँ मैं धर्मेंद्र जी जुड़े हैं, सुजीत हैं, रोशन यादव दिख रहे थे कॉल में, तो कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ जो हम करते हैं और काम करते हैं वो मैं बताऊंगा ओफा के बारे में। बट मैं यहाँ की खेती के बारे में बता दूं तो यहाँ पे अब 15 मार्च के बाद अब बाकी सब्जियों के बीज भी हम ट्रे में लगाएंगे। और ये पौधे लगभग 2 से 4 इंच के बीच जब पौधे हो जाते हैं तब वो मई 9 के आसपास अगर आप देखें तो वो फिर बाहर खेतों में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आलू और मनीष जी, प्याज ये 2 ऐसी सब्जियां हैं जो थोड़ी ठंड बर्दाश्त कर लेगा या फ्रॉस्ट भी बर्दाश्त कर लेता है। तो यही 2 सब्जियां हैं जो आपकी लगेंगी लगभग 15 अप्रैल के आसपास ये बाहर चली जाएंगी। मतलब सब कई बार हमारे एरिया में थोड़ा फ्रॉस्टिंग की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हम थोड़ा नॉर्थ में ज्यादा हैं, उत्तर दिशा पे ज्यादा हैं। तो 15 अप्रैल के आसपास ये लग जाएंगी। अगर उससे पहले लगाएं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि फिर उसको हमको कवर करके रखना पड़ता है। एक क्रॉप कवर आता है तो क्रॉप कवर करना पड़ता है, अगर ना करें तो 15 अप्रैल के बाद दिक्कत नहीं आती है टिपिकली। तो एक वो है। मनीष जी सॉरी, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। जी हमें फोकस करना पड़ेगा अरवल के बारे में ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे ऑडियंस है वो इंडिया में है, अमेरिका में मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं ऑडियंस। ठीक है, नहीं मैं आ रहा हूँ, आपको उस पर भी आ रहा हूँ। ये जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए बता रहा था कि देखिए अब आपको एक चीज और बताऊं, इसमें बड़ी मजेदार बात इससे निकल के आती है कि जब हम खेती करते हैं और हम फार्मर्स मार्केट में लेके जाते हैं तो हम सभी लोगों ने देखा होगा कि जब बेचने जाते हैं सब्जियां, जैसे हमने मैं अरवल की बात बताऊं तो वहां पे लगभग 20 केजी भिंडी वो अरवल में एक हमारे किसान हैं जो कहते हैं कि वो बेच पाते हैं।
तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपके खेत में हफ्ते में 20 केजी बेचते हैं तो इसका, और वो मेरे ख्याल से 3 बार जाते हैं, सुजीत वो 3 बार जाते हैं शायद खेत पे, कन्हैया जी बेचने के लिए। मुझे लगता है मेरी जानकारी सही है। तो उसमें होता ये है कि अगर आपने जैसे मान लीजिए लगा दिया भिंडी एक दिन में सारी भिंडी, तो आपके पास अगर वो 20 केजी पहले ही दिन हो जाएगी तो आपके दूसरे या तीसरे दिन आपकी खपत तो है नहीं उतनी, तो हमारी भिंडी एक साथ बल्क में आ जाएगी, तो उसको आप कहाँ बेचेंगे। तो यहाँ पे एक जो हम काम करते हैं वो ये करते हैं कि हम डिसाइड ये करते हैं कि मेरी हफ्ते की कंजम्पशन कितनी है, कितना हमको प्रोडक्शन करना चाहिए, और इसीलिए हम उसको स्टैगर करते हैं। तो बीज भी हम एक एक हफ्ता छोड़ के लगाते हैं और उतने ही लगाते हैं जिससे कि हमें पता चल जाए। जैसे एक पेड़ का, एक टमाटर का पेड़ जो है लगभग 5 पाउंड टमाटर देता है हर दूसरे हफ्ते मान के चलें, तो हम उसको ऐसा करेंगे कि अगर मुझे 10 पाउंड की जरूरत है तो हम 2 पेड़ लगाएंगे पहले हफ्ते, उसके बाद वाले हफ्ते हम 2 पेड़ लगाएंगे, उसके बाद वाले हफ्ते 2 पेड़ लगाएंगे। तो हम बीज की भी जो हम उससे पौधा बनाते हैं उसको स्टैगर करते हैं। मैंने वो देखा कि वहां अरवल में एक साथ सारे पौधे लगा दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक दिन ढेर सारा टमाटर होगा, उसके बाद अगर आप देखेंगे एक हफ्ते के बाद आपके पास कोई टमाटर नहीं होगा, फिर एक हफ्ता छोड़ के फिर टमाटर आएगा। और उससे क्या होगा कि आप अगर बिकेगा नहीं तो उसको आपको कोल्ड स्टोरेज चाहिए या आप सस्ते में बेचेंगे, तो यहाँ हम स्टैगर कर लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने कहा बीज लगाने के लिए। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसीलिए पौधों का भी, अगर आप देखें टमाटर का एक तस्वीर यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये देखें तो आप देखिए ये डिफरेंट साइज ऑफ पेड़ के डिफरेंट साइज हैं, वो इसीलिए है क्योंकि स्टैगर किए हुए हैं ये। तो ये एक आपको अलग अलग समय पे आपको अलग अलग फसल मिलेगी। और इसके अलावा ऑफ कोर्स ये मिश्रित खेती की बात हम कर रहे थे, ये मधुमक्खी पालन की बात कर रहे थे। ये येलो पॉपुलर जो बहुत बड़ा खूबसूरत पेड़ होता है, करीब 100 फुट लंबा, और इस पे ये फूल होता है जिसपे मधुमक्खियां बहुत उसको पसंद आता है। और ये मिंट है जो जिसपे मक्खियां बहुत जाती हैं। ओके, और वहाँ नीलगाय की दिक्कत है, यहाँ हिरण की दिक्कत है। हमारे यहाँ हिरण बहुत है। ओके, तो हेलो 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 सो ओफा में हमने जो कोशिश करी है कि किसानों को सीधा उपभोक्ता से जोड़ना, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है जो हम कर रहे हैं। और ओफा से हमने ब्रांडिंग की है जिससे हम किसान का नाम लिख करके प्रोड्यूस सीधा मार्केट में पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हुई है। और जो ब्रांडिंग है मनीष जी ओफा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स ऑफ अरवल, या ऑर्गेनिक फार्मर्स ऑफ अरवल। आप अरवल जिले में कर रहे हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो किसान जुड़े हैं, आरा से जुड़े हैं लोग, चतुर्वेदी जी और दूसरी जगहों से, वो मैं जरा उनको बताना चाहता था कि अरवल में हो रहा है, राइट? तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, उस लोकेशन के बारे में, उस जगह के बारे में, वहाँ के किसानों के बारे में कि क्या वहाँ आपने किया। ओफा लोग नहीं समझते नहीं है। देखिए उसमें दो चीज करी। एक तो कहा हमने कि अगर आप जो भी चीज कर रहे हैं उसको ब्रांडिंग करें, बिना ब्रांडिंग के आप सामान ना बेचें। तो ये लोगो है और उस पर ब्रांडिंग करके चाहे चीजें बेची जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ने जो कहा ये मनीष जी आपको फिर खेती से ना करें। मनीष जी आपको फिर से शेयर करना पड़ेगा। बीच में किसी ने शेयर कर दिया था, आपका बंद हो गया। आप फिर से शेयर कीजिए प्लीज, प्रेजेंटेशन कीजिए प्रेजेंट मोड में। दूसरे लोग प्लीज शेयर मत करो, ऐसे करोगे तो एक पहले वाले बंदे का बंद हो जाता है। आपको प्रेजेंटेशन रोक करके फिर से प्रेजेंट करना पड़ेगा मनीष जी।
जी, मैं करता हूँ, एक सेकंड सर। नहीं, आप नहीं देख पा रहे हैं, हम तो देख पा रहे हैं उनका। हमको तो आ गया था इनका, बीच में रवि रंजन का आ गया था, उसके बाद अब नहीं आ रहा, इनका प्रेजेंटेशन मोड में नहीं आ रहा है। अगर सब देख रहे हैं तो कोई, अब आ अभी रहा, अब आ रहा, ठीक आ अब रहा है। वापस आ रहा है। हाँ हाँ, वापस आ रहा है। एकदम ठीक हो गया मनीष जी, बहुत जी, अच्छे। तो ओफा के बारे में यही मैं बता मनीष रहा जी, था। जैसे तिवारी जी ने कहा, जी, ओके, जैसे तिवारी जी ने कहा, आपका जो फोकस है और अनुभव और आपका ज्ञान भारत में कैसे ट्रांसलेट हो सकता है छोटी जगहों में, उसी पर ज्यादा आप आगे का जो प्रेजेंटेशन है उसको रखिए। किस तरीके से आपने ग्रुप को बनाया, और दो लोग अगर दूसरी जगह ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उनको वो आपसे कैसे संपर्क करें, आप उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं, और वो ज्ञान वहां पर कैसे ट्रांसलेट हो सकता है, आपका उपभोक्ता का, सस्टेनेबिलिटी का, इस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। अगला जो आपका प्रेजेंटेशन है तो ज्यादा फायदा होगा लोगों को। धन्यवाद। तो देखिए, जैसे टमाटर है, अब आप देखिए टमाटर की हमने सिर्फ पैकेजिंग करी, ठीक है, और इस पे ब्रांडिंग देखिए किस तरह से हुई कि इस पे किसान का नाम तक लिखा हुआ है कि किसान ने किस दिन प्रोड्यूस किया, उस किसान का नाम, किस गांव का है और कितना किलो है। तो सिर्फ एक एक जो पेश करने का तरीका था वो ऐसा था कि ये 1 घंटे के अंदर उनके सारे टमाटर बिक गए, बगल वाले के नहीं बिके। तो कहने का अर्थ ये है कि एक ब्रांडिंग की जो पावर है वो यूज करके दिखलाया। तो अब देखिए, हमने टमाटर पे फोकस किया था, लेकिन उसी गांव के किसानों ने डिसाइड किया कि हमें लौकी भी बेचना है। अब उसकी मेरे पास तैयारी नहीं थी ब्रांडिंग की और उसकी पैकेजिंग की, तो देखिए इन्होंने क्या किया। लेकिन चूंकि तब तक लोगों को वहां बाजार में समझ आ चुका था इस लोगो का, इस ब्रांड का, तो उन्होंने सिर्फ स्टिकर लगाया और न्यूज़पेपर पर डाल करके बेचा, और लौकी बिक गई सारी की सारी। और जो रिपोर्ट आई वो ये आई कि हम जाते थे तो कभी लोग इतनी तेजी से सामान नहीं खरीदते थे। अब हम खाली आते हैं, जब खाली हाथ आते हैं, जब सामान लेके जाते हैं तुरंत बिक जाती है। तो ये एक ब्रांडिंग की बात हमने वहां करी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वहां अपना एक लोकल ब्रांड डेवलप करें, और ये हर किसान कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अमेरिका में हर किसान का अपना एक ब्रांड होता है। यहाँ पे वो अपने फार्म का नाम रखता है, उसको अपने फार्म, जैसे एशबेरी फार्म होता है, मेरा ग्रीन बाइट्स फार्म है, तो हर किसान अपने को एक फार्म का नाम देता है। क्योंकि इंडिया में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक संगठन होगा हमारा, और संगठन को हम एक नाम देंगे, और उस पे सारे किसान मिल करके उसी संगठन के तहत अपना सामान बेचें। तो ये एक ब्रांडिंग का तरीका है, और ये एक आपको कॉन्फिडेंस देता है कि ये किस किसान ने उगाया है, और वो कह रहा है कि मैं केमिकल फ्री हूँ। क्योंकि ये जैविक को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज होती हैं कि आपका खेत कैसे हो गया। कई लोगों ने मुझसे सवाल भी पूछा कि आप कैसे कह रहे हैं जैविक है, जब आसपास सारे लोग केमिकल यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की होती है कि इस वक्त आप जब तक क्लस्टर फार्मिंग नहीं करेंगे तब तक आप जैविक 100% नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप केमिकल फ्री कर दे रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बड़ा कदम है कि आप वो एक जैविक सामान बेच पा रहे हैं और एक जैविक उत्पादन कर रहे हैं। तो जैविक बीज, बिना किसी रसायन के उपजाया हुआ सब्जी, और कितना और किसी भी कीटनाशक का कोई इस्तेमाल नहीं। ये अपने आप में एक बहुत फर्क आपको देगा, और आप देख सकते हैं टमाटर का शेप, साइज और स्वाद में बहुत फर्क आया। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात ये हुई, जो किसानों ने क्या कहा मैं आपको ये दिखाता हूँ। उन्होंने कहा कि सब्जियों का स्वाद बदल गया। तो जो बेस्वाद सब्जियां थी, और उसमें नेनुआ सबसे बड़ी बात हुई, जब नेनुआ लगाया तो बच्चों ने नेनुआ मांग मांग के खाना शुरू कर दिया। और बच्चों ने, चाहे वो नेनुआ हो या वो लौकी हो, तो एक फायदेमंद ये बात हुई कि हर किसान अब अरवल में, मैंने देखा गोपाल बीघा में है, और कई जगह पे धर्मेंद्र जी हैं चंदा गांव से। तो ये लोग सब, धर्मेंद्र जी तो काफी बड़े पैमाने पे जैविक खेती कई सालों से कर रहे हैं। और अब वो एक नए और भी बढ़ रहे हैं, उसमें धान की भी अब जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। और अपने घर के लिए तो कम से कम सब लोग जैविक उगा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये हुई कि लागत कम हो जाती है। और एक
और चीज का इस्तेमाल हम लोगों ने शुरू किया, जिसे कहते हैं वेस्ट डिकम्पोजर, जो करीब 20 रुपए का एक डब्बा मिलता है और लोकल जो केवीके है वहां से फ्री भी मिल जाता है, जिसको आप 200 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ के साथ अगर आप घोल दें तो एक माड़ जैसी चीज बनेगी करीब हफ्ते 10 दिन के बाद, जिसको हम वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं। और वो एक करीब उसको आप पटवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ों पे छिड़काव भी कर सकते हैं, और ये जो सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, पहली चीज। दूसरा, उसमें केचुए और जो अन्य फंजाई और इस तरह की जो जो जिनकी जरूरत है वो उसकी बहुतायत होने लगती है, और कीटनाशक का भी काम करता है। ये बड़ी मजेदार बात है कि आप दोनों चीज का काम करता है वेस्ट डिकम्पोजर, और साथ में ये उर्वरक का भी कार्य करता है। तो ये भारत सरकार के केवीके से ही बनाया गया है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, और बहुत ज्यादा इस वक्त मैं देख रहा हूँ अरवल में तो बहुत इस्तेमाल हो रहा है। शिवहर में संजय हैं हमारे मित्र, उनके खेत में हमने इस्तेमाल शुरू करवाया है, और वो उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसके अलावा पटना के आउटस्कर्ट्स में भी कई गांवों में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और रिजल्ट बहुत अच्छा है। और इसमें एक चीज और हमने शुरू करी, वो बीज का प्रोडक्शन, क्योंकि हमने कहा कि एक तो सब्जी आप बेच रहे हो, ठीक बात है, लेकिन अब एक खेत पे अगर आपने जैसे एक किसान का मैं आपको एग्जांपल दूं तो 1500 रुपए की भिंडी वो एक सीजन में बेचते थे, 1500 रुपए मात्र, क्योंकि छोटे किसान है, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात, सीमांत किसानों की बात हो रही है, छोटे और सीमांत किसानों की, या लैंडलेस फार्मर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई आपकी की आमदनी कैसे बढ़े, तो अब आप बीज का उत्पादन करिए। तो हमने जैविक बीज का उत्पादन शुरू करवाया है, और इस वक्त लाल भिंडी, हरी भिंडी एक एमरल्ड वैरायटी है उसकी, जिसको हमने लोकलाइज कर दिया है। इसके अलावा केल, पैक चॉय, मस्टर्ड, रशियन मस्टर्ड, ये माइक्रो ग्रीन्स में आता है, और इसके अलावा नेनुआ, लौकी और खीरा, इनके बीज का प्रोडक्शन हमने शुरू किया है। और आपको बताऊं, ये बड़ी सच बात बता रहा हूँ, 4000 रुपए प्रति किलो हमने भिंडी के बीज इस वक्त बेचे पिछले साल। और जो कि आपको बाजार में अगर आप जाएंगे तो आप हंसेंगे कि अरे ये तो 800 रुपए किलो या 1200 रुपए किलो तक में आपको भिंडी के बीज बाजार में इस वक्त उपलब्ध है। लेकिन तो अगर बाजार में उपलब्ध 800 या 1200 रुपए किलो है, तो किसान को कितना मिलता होगा आप ये सोचिए। किसान को मिलता होगा 500 रुपए से कम किलो, या 400 रुपए से कम, क्योंकि अगर 800 रुपए है तो कम से कम 50% तो ये बीच में चले जाते होंगे। तो इसमें फर्क समझिए ऐसा क्यों हुआ। एक तो ये आपको ये 100% जैविक है, इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और पूर्ण रूप से जैविक पद्धति से इसको उपजाया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज जब आप बीज बाजार से खरीदते हैं तो उसकी जो जर्मिनेशन रेट होती है वो 50% से कम होती है। ये मैंने पटना में जहां से भी बीज खरीदा मैंने यही देखा कि जर्मिनेशन रेट का कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जब आप हमारे किसानों के जो ने जब बीज निकाला और उनको हमने सिखाया कि जर्मिनेशन रेट कैसे किया जाता है, उसको एसर्टेन कैसे किया जाता है, क्वालिटी बीज का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो सुजीत हैं हमारे यहाँ कॉल पे जुड़े हुए हैं, वही हमारे बीज टेस्टर हैं ओफा के। तो उनके हिसाब से जो भी बीज है इस वक्त 95 से 100% की जर्मिनेशन रेट पे है। और जब हम गारंटी करते हैं आपको कि 95 to 100% ही जर्मिनेट होगा, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमने 100 रुपए का बीज खरीदा तो 100 रुपए के पौधे निकलेंगे, 100 रुपए के बीज में 50 रुपए के पौधे नहीं निकलेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हमने किया और इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। और इस वक्त गोवा का एक इंडिया में 2 या 3 मेजर स्टोर्स हैं जहां से अच्छे ऑर्गेनिक बीज, जैविक बीज मिलते हैं अच्छे क्वालिटी के। वो एक है इन सीड स्टोर है आपका गोवा का, आपका निमाई गार्डन्स है बैंगलोर का, और इसके अलावा 2 और हैं। तो इस वक्त हमारे बीज जो हैं गोवा के सीड स्टोर में उपलब्ध हैं, और ये 5 स्टार होटल्स में या और खुदरा विक्रेताओं के पास जा रहे हैं और काफी एक्सपेंसिव बिक रहे हैं। तो इससे किसानों की आमदनी जो है तुरंत बढ़ गई। और जो भिंडी जो है, जैसे हम कहते हैं, कई बार हम खरीदने गए
तो कहते हैं अरे पुरानी भिंडी है या बड़ी मोटी भिंडी हो गई या ये तो बूढ़ी हो चुकी है। तो अब उसका डर नहीं है, आपको होने दीजिए, आप छोड़ दीजिए। अगर भिंडी, अगर आपकी खिंची भिंडी नहीं है बेचने लायक, तो उसका बीज बना लीजिए, और वही हम कर रहे हैं। और एक दो किसान तो सर बीज ही उत्पादन कर रहे हैं। अब उन्होंने सब्जी बेचना बंद कर दिया, जो कि ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है, जिससे आमदनी हो वही करना चाहिए, और बीज बनाना भी जरूरी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट हमने काम किया है। और तीसरा इम्पोर्टेंट काम किया है कि इंटीग्रेटेड खेती। तो उसमें अभी एक्सपेरिमेंटल तौर पे हमने वहाँ पे एक खेत तैयार करवाया है, जिसमें जड़ी बूटियां लगी हैं कई तरह की, जिसमें गेंदे के फूल, कैलेंडुला और लगवाए हैं, क्योंकि ये मीट कीट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब आप, जैसे हम भी यहाँ, हमने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा कि एक रो भिंडी की लगाई या 2 रो भिंडी की लगाई, उसके बाद एक गेंदा का या कैलेंडुला का फूल लगा दिया, या साथ में बेजल लगाया, तुलसी जिसे हम कहते हैं, बट बेजल की कई वैरायटीज हैं। बेजल के भी बीज वैसे हमारे अरवल में बन रहे हैं। तो बेजल के पौधे लगाएं, तो उनके फूलों से क्या होता है कि आपके जो कीड़े हैं वो कम लगते हैं या नहीं लगते हैं। तो हमारे पूरे खेत में मैंने नीम ऑयल का भी इस्तेमाल मैं हार्डली करता हूँ। अगर गोभी ना लगाऊं तो मुझे छिड़काव करने की जरूरत नहीं होती है, नीम ऑयल की भी। तो ये फूलों को भी लगाना एक बहुत अच्छा तरीका है, और ये फूल लगना शुरू हुए हैं। और अब कैलेंडुला के भी बीज का भी उत्पादन, और गेंदे के फूल के बीज का उत्पादन भी हमारे अरवल के किसान कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। मुझे लगता है कि मैंने काफी बातें बताई, बहुत मजेदार तरीके से तो नहीं बता पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन कोशिश मेरी यही थी आपको बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, और उससे अरवल में मैंने किस तरीके से किसानों के साथ बात करी, और उसमें मुझे बहुत सपोर्ट मिला। और बड़े नॉलेजेबल किसान हैं हमारे, धर्मेंद्र जी हैं, सुजीत हैं, अशोक जी हैं, कन्हैया जी हैं। ये लोग सिर्फ नॉलेजेबल ही नहीं हैं, ये बहुत नायाब सब्जियों का भी उत्पादन करते हैं। इस वक्त मैं देख रहा था कि जो भी नई सब्जी हमारे सबौर में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में होती है, वो धर्मेंद्र जी के खेत में जरूर आती है। और अशोक जी जो हैं बड़े जीवट किसान हैं, उन्होंने पहली बार अरवल में कीनू का उत्पादन शुरू किया है, और इस वक्त उन्होंने कीनू का एक ऑर्चर्ड बनाया है। एक पौधा लेकर के आए थे, उसी से कलम बनाई, और अब जैविक कीनू का उत्पादन हो रहा है। बड़ा मीठा कीनू आपको गोपाल बीघा अगर आप जाएं तो आपको खाने को मिलेगा। मनीष जी थैंक यू। हम क्वेश्चन आंसर अभी नहीं लेंगे, क्वेश्चन आंसर तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होगा मनीष जी के लिए। हम थोड़ा सा बीच में, अभी आनंद जी बोले उससे पहले मैं चाह रहा था कि मिथिलेश जी को मैं रिक्वेस्ट करूं कि वो 5 मिनट के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर कुछ बता सकें और कैसे हम किसानों से इंटरेक्ट कर सकें। तो मिथिलेश जी आप थोड़ा वेरी ब्रीफली अगर कुछ आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, उसके बाद फिर आनंद जी से बात करेंगे। धन्यवाद शिवकुमार, मैं बिल्कुल 5 मिनट लूंगा। नाबार्ड एक सरकारी संस्था है और कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित है। हमारा मुख्य काम तो बिजनेस है, लेकिन हम एक डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है, और हम अपना सारा डेवलपमेंटल एक्सपेरिमेंट जो करते हैं अपने प्रॉफिट से ही है, लेकिन हम 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। तो बिहार में के कॉन्टेक्स्ट में और अभी के संबंध में जो हम लोगों ने काम किया है पिछले 5 वर्षों में, बिहार में लगभग हम लोगों ने 130-40 एफपीओ प्रमोट किए हैं, जिसमें से लगभग 40 ग्रेडेड एफपीओज हैं, और ये अपने अपने काम कर रहे हैं। मैं 2.5 साल पहले बिहार से निकल गया था, तो अभी उनकी स्थिति मोटे मोटी अच्छी ही है, और लेकिन हमको कुछ नई दिशा में काम करनी है। तो नाबार्ड कुछ एक्सपेरिमेंटल ग्रांट्स करते हैं अपने, अपार्ट फ्रॉम एफपीओ जो है, कुछ इनोवेटिव खेती पे। सॉरी टू बॉदर यू, इज रम्या अवेलेबल? Sorry, I couldn't get you. See, just 1 minute, just coordinate with Chi. You don't need to get involved, right? It looks like yesterday when you guys talked about that Chrome update happening. Hello, who is this?
हेलो मित्रेश जी, आप बोलिए, मैं देखता हूँ कौन बात कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, ये ठीक ठीक टॉपिक ठीक ठीक। तो कुछ इनोवेशन प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग सपोर्ट करते हैं अपने ग्रांट से, एनी काइंड ऑफ इनोवेशन रिलेटेड। और हमारा जो है सो करीब करीब बिहार के 28 जिलों में डीडीएम ऑफिस है। तो जो भी जुड़ी संस्थाएं अपने खेती और कृषि से काम कर रही हैं, अगर उनके पास कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट है तो वो डीडीएम के मार्फत, और हमारा एक क्षेत्रीय कार्यालय हर राज्य में है, तो क्षेत्रीय कार्यालय से वो कार्य को एक रूप दिया जा सकता है। मसलन जैसे अभी जो अर्बन वाली बात कर रहे थे, ओएफए ब्रांडिंग, तो इवन फॉर ब्रांडिंग सपोर्ट कैन बी डन। एंड अब जो एक बड़ा ब्रांडिंग किया जा सकता है पूरे बिहार के लिए, खास करके अगर मान लीजिए जैसे हमारे 28 डीडीएम है, तो आपके इस लोकल एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे करीब करीब 3000 किसान क्लब्स हैं बिहार में, जो इन्हीं किसान क्लबों को जोड़ के कुछ को एफपीओ भी बनाया गया था और कुछ इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे हैं। और ये हमारा सारा का सारा डेटाबेस जो है सो डिजिटाइज्ड है। तो नाबार्ड मूलतः हम लोग इस तरह से जुड़ सकते हैं इसमें कि हमारे डीडीएम ऑफिसेस हैं और हम वहां पे डेवलपमेंटल जो कार्यक्रम करते हैं, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बिहार पे करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के बिहार पे नहीं करते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हम लोग से परमानेंटली जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है और पॉलिसी एडवाइजरी है उस पर हम लोग रहते हैं। तो और हमारे अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, और हम बिजनेस, कमर्शियल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के साथ करते हैं। तो कोई भी कृषि एवं ग्रामीण से संबंधित इनोवेटिव प्रोजेक्ट, अगर उसमें हम लोगों की सपोर्ट की जरूरत है तो वो हम लोग डाल सकते हैं, अगर उसको हमारे अपने पैमाने हैं उसको जज करने के। और हम लोगों के पास अच्छा डेटाबेस भी है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, और हमारी संस्थाएं जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनका हम लोग स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन करते हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है हमें काफी कुछ ज्ञान वहां का भी रहता है। तो एक डिसिमिनेशन भी हो सकता है अपने कार्यों का। तो बस मैं यहीं पे मिथिलेश जी, आपने जो इनोवेटिव की बात, इनोवेटिव प्रोजेक्ट का क्या मतलब, एक एग्जांपल दीजिए। गांव के किसानों के लिए पूछ रहा हूँ, उनको इनोवेटिव प्रोजेक्ट का मतलब पता नहीं। अब जैसे जिस इलाके में जिस चीज की खेती नहीं होती थी पारंपरिक, तो अगर वहां पे वो ले जाना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द न्यू बेनिफिट्स, या किसी इलाके में कोई चीज होती थी लेकिन वह अब विलुप्त हो रही है, दूसरी चीज। तीसरी चीज कि पिछले 50-60 सालों में हुआ यह है कि जो कृषि से संबंधित मतलब एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट कार्य रह ही नहीं गए हैं। क्योंकि भाई देखिए, पहले क्या था कि हमारे बाबा या हमारे पिताजी जो थे, उन्होंने अगर वो किसान थे तो वो बाबा के साथ जाके एवरीथिंग ऑन लर्निंग सीखा। लेकिन आज अगर हमारा पोता कर रहा है खेती, तो पहले 25 साल वो शहर में रहा, पढ़ा लिखा, बढ़ा, और फिर जब नौकरी मिली या उसको छोड़ के गया, या नौकरी नहीं मिली इसलिए वापस गया, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसको जो है कि क्या होता है, ये पत्ते पीले क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वह एक गैप सा हो गया है। और बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू कुमार। आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड माय 5 मिनट्स। थैंक यू। ठीक है मिथिलेश जी, प्रश्न तो बहुत है, लेकिन जी बोलिए मिथिलेश जी। मैं कभी भी सर्विस पे रहूंगा, एनीवन, आई एम अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, सजेशंस और एडवाइजरी, एनीथिंग। थैंक यू। थैंक यू मिथिलेश जी। क्वेश्चन तो बहुत होंगे सभी के दिल में, लेकिन हम चाह रहे थे कि पहले आनंद मुरारी जी पहले अपने बारे में जो भी वो कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। आनंद जी, ऑल योर्स। जी जी, नमस्ते आप सभी किसान साथियों का। और मेरा घर मोकामा है, और मोकामा टाल हम लोग का टाल एरिया एक बहुत बड़ा खेती का रकबा है। 1 लाख हेक्टेयर का खेती का रकबा है यहाँ पे, और खास करके मोकामा बड़हिया बाढ़ में के क्षेत्र में ज्यादा फैला हुआ है, 1 लाख हेक्टेयर। अब हम लोग, जाहिर सी बात है कि हमारे जो पूर्वज है किसान थे, किसान परिवार में हम पैदा लिए, पढ़ाई के साथ साथ अभी जो बता रहे थे सर,
तो पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने खेती भी किया और सीखा भी, और आज पढ़ने लिखने के बाद भी हम नौकरी के प्रति गए नहीं, उधर झुकाव कम था, चलो खेती कर लेंगे। केमिस्ट्री से एमएससी हम 89-91 में एमएससी किए थे। तो अब हम काम करते हैं, समझते हैं इस चीज को, तो जो समस्याएं हमारे साथ आती है उस समस्याओं को हम लोग लगातार उठाते रहते हैं, तो लोग हमें किसान नेता भी कहते हैं और कई काम भी करते हैं। हमारा मोकामा टाल में पूरे सीजन में, एक साल में सिर्फ हम लोग एक फसल ले पाते हैं, वो भी रबी के समय में। और उसकी वजह है क्या कि जब रबी क्रॉप खत्म हो जाता है हमारा, मार्च में कट जाता है, तो अप्रैल के बाद से यहाँ पे एक मतलब देखिएगा तो लगेगा ब्लैक रेगिस्तान, आपको एक बूंद पानी मिलेगा, मतलब पानी की मात्रा है ही नहीं, कहीं नहीं, व्यवस्था नहीं है, न तो पटवन की, अब पटवन की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो इस वजह से उसके बाद अगस्त में हमारे टाल क्षेत्र में पूरी तरह फ्लडेड, आप आगे अगर देखिएगा अगस्त सितंबर में तो एक समुद्र सा नजारा दिखेगा। तो ये स्थिति है। तो हम पूरे टाल क्षेत्र में एक ही फसल ले पाते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी विडंबना है। अब इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं? एक फसल लेने में भी यहाँ के किसानों को कई समस्याएं हैं। कभी कभी फसल हमारा पाला गिरता है, झुलसा रोग से, मतलब पूरे टाल में इतना होता है कि 1 मन भी नहीं, 1.5 मन भी नहीं हो पाता है। तो ये समस्या है। उस वक्त भी कभी फसल अच्छा हुआ तो किसानों को कीमत भी नहीं मिलती है। तो ये सारी समस्याएं किसानों के साथ आते रहता है, और इसी समस्याओं के बीच में जो हमने अध्ययन किया और जो मनीष जी ने भी बताया अभी कि ब्रांडिंग होनी चाहिए, और उसी चीज पर नाबार्ड वाले मिथिलेश बाबू भी तो बता रहे थे कि एफपीओ, तो हम लोगों ने भी एफपीओ को बनाया। देखिए, किसान के हालात तभी बदलेंगे जब किसान अपना उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन, ये चारों कार्य खुद नहीं करेंगे, अपना एसोसिएशन बना के नहीं करेंगे, तो उनका आज की परिस्थिति में सरवाइव करना काफी मुश्किल है। हम बचपन में यह एहसास होता था, 80-90 के दशक में हम सोचते थे कि चलो हम खेती कर लेंगे, अच्छा आमदनी हो जाएगी, हम लोग जी लेंगे। लेकिन आज हमें महसूस हो रहा है कि हमें सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर हम सिर्फ खेती पर काम करेंगे, जिएंगे, तो हम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। फिलहाल ये स्थिति है हमारे टाल क्षेत्र की, और कमोबेश बिहार की यही स्थिति है। तो बदला कैसे जाए, इस चीज को हम कैसे अपने आप को बदलें, कैसे किसानों की आमदनी बढ़े? तो इसके लिए जो एफपीओ है, अब एफपीओ का मतलब है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसान, अब सारे लोग समझ चुके होंगे एफपीओ के बारे में, तो लेकिन इस चीज को करना है। एफपीओ बनाने के बाद हम लोग उसको कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनती है। अब फार्मर एफपीसी जो हो गया, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, नाबार्ड भी बनाती है, जैसे मिथिलेश बाबू बता रहे थे। एसएफएसी भारत सरकार की एक संस्था है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, तो ये भी एफपीओ बनाती है, एफपीसी बनाती है आके। तो हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त है, हालांकि एफपीओ के मामले में, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा है, सबसे पुअर है, काफी कमजोर हालात हैं यहाँ पे। आप महाराष्ट्र में जाएं, आपको हजार करोड़ की कंपनी मिलेगी, लेकिन बिहार में वैसी स्थिति नहीं है। सर तो बता रहे थे कि हमने करीब 100 से ऊपर एफपीओ बनाया है, लेकिन जहां तक हम समझते हैं कि वही 100-150 के आसपास आज के डेट में बिहार में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी होगी। और उस 100-150 में हम समझते हैं कि 15 से 20 कंपनी फंक्शनल है, काम अच्छी तरह से कर रही है, बाकी हम नहीं समझ, चूंकि किसानों में एफपीओ के बारे में जानकारी नहीं है।
कि एफपीओ क्या चीज है, हमें क्या इसमें फायदे हैं। तो हम बता रहे हैं, अभी आपको पीछे बता चुके हैं कि उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन, ये सभी कार्य आप इस एफपीओ के अंतर्गत कर सकते हैं। एफपीओ आप बनाए, वो नबार्ड भी बनाती है और एसएफएसी बनाती है, और किसान खुद भी बना सकते हैं। तो खुद बनाने के लिए किसान को अवेयरनेस होना जरूरी है, उनमें जिज्ञासा, ललक होनी चाहिए कि हम इसको कैसे लेके चलें। तो आप इसको बना सकते हैं, नहीं है तो एसएफएसी। अब हमारा सौभाग्य है कि हम मोकामा टाल के लिए एसएफएसी के द्वारा आया, उसके उसमें हो सिस्टम है, एक व्यवस्था है उसकी कि रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसका एजेंसी का नाम है। तो आरआई के द्वारा हमारा एफपीओ बनाया गया है। हमारा हम किसानों को एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। अब इसमें फायदा बहुत है। हमारा एफपीओ आके बना गया, हमको खड़ा करेगा, हमें सारी जानकारी वो उपलब्ध कराएगा, उत्पादन से लेके सब काम, बेचने तक की वो हमें सिखाएगा। टेक्निकली जो चीज है, जो कंपनी का एनुअल सालाना जो रिटर्न जाता है, आईटीआर जाता है, असेसमेंट होता है, और भी डायरेक्टरों का जो केवाईसी होता है, तो ये सारा काम उनको करना है कि आप सीखें एक अच्छी तरह से कंपनी को। अच्छा, ये फंक्शनल इस रूप में करता है, आप ही समझिए कि आपका एफपीओ दो तरह का मिक्सिंग है। एक आपका कंपनी जो एक्ट है भारत सरकार का, उसके अनुसार चलना है, तो नियम कानून आपका कंपनी एक्ट का होगा, लेकिन संचालन जो होगा आपका आंतरिक संचालन, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा होगा। तो आपका एफपीओ बना, और इस एफपीओ में आप सारे किसान समान रूप से इक्वल शेयर, अब जैसे हमारी कंपनी का एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो हर एक किसानों को 100 शेयर लेना है, 1,000, न एक ज्यादा न एक कम, और समान राशि सभी की इसमें समाहित होगी। तो आप 1,000 रुपया से शेयर जमा करें, तभी तो आखिर आप आगे काम करेंगे। तो आपको पूंजी तो चाहिए ही चाहिए। तो पूंजी के लिए हर लोग जो भी कंपनी लाते हैं बाजार में, वो शेयर बेचते हैं। तो हम लोग भी कंपनी बनाए फार्मर्स की, और हम शेयर बेचेंगे। तो शेयर होल्डर कौन होंगे? तो हमारे किसान होंगे। तो उन लोगों से हम इक्वल शेयर इसमें लेते हैं, किसी को एक ज्यादा नहीं, एक कम नहीं। हाँ, आप परिवार में 2 शेयर है, 2 आदमी है, तो आप 2 शेयर ले सकते हैं, ताकि हमारे कंपनी की पूंजी खड़ा हो। अब हम लोग जो शेयर जमा करते हैं, तो मैचिंग ग्रांट हमें देती है एसएफएसी के द्वारा। मैक्सिमम मैचिंग ग्रांट 15 लाख रुपया एक कंपनी को है। तो इसका मतलब है कि हमको मैक्सिमम 1500 किसानों को हमें जोड़ लेना है, और तब हमें 15 लाख रुपया जमा है करना है। और यह जमा जो हुआ, तो हम रिटर्न जो हमारा आरआई है, वो उसकी सूचना जो है वो देगा। आरआई का मतलब समझ रहे हैं ना, रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसको कि एसएफएसी अधिकृत किया कि आप जाके इस क्षेत्र में कंपनी बनाए किसानों के लिए। तो वही हमारा काम आगे बताएगा, और हमारी सूचना जो है, जो हम शेयर जमा किए हैं, वो एसएफएसी को देगा। वहां से हमें उतना ही मैचिंग ग्रांट, जितना मान लीजिए कि हम 7 लाख रुपया जमा किए, 8 लाख किए, 10 लाख किए। हाँ, एक वहां पर यह सुविधा है कि आप मैचिंग ग्रांट 2 बार में ले सकते हैं। 15 लाख मैक्सिमम मैचिंग ग्रांट है, तो मैक्सिमम 2 बार में आप उसे ले ले। तो आप मैचिंग ग्रांट ले ले। अब आप प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। अब जैसे हमारे टाल क्षेत्र में दलहन है, और जो एफपीओ बनाया गया है, वह जो है एसएफएसी के द्वारा वो चिन्हित है कि वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ पल्सेस एंड मिलेट्स, दाल और मोटे अनाज का हम लोग कैसे उसका वैल्यू बढ़ाएं। तो हमारा दाल मिल आएगा, हम मिलेट्स का मिल लगाएंगे। अभी इसी तरह हम उत्पादन करेंगे, अपना मिल होगा, हम बाजार के झंझट से मुक्त होंगे। जो बिचौलिया आज के डेट में जो आंदोलन चल रहा है, जो मांग चल रही है, हम लोगों ने भी आंदोलन किया था। लोग किसान नेता भी कहते हैं हमें, हमारा मसूर का दाम 2017 में 2800 रुपये से 3200 रुपये हो गया था, हम 15 में 7800 बेच चुके थे।
तो बाजार और बिचौलिए के बीच में फंसते थे। तो इससे निजात के लिए हम खुद अपना दाल मिल लगाएं। और मनीष जी जो कह रहे थे अपनी ब्रांडिंग, तो किसान उसी में अपना ब्रांडिंग कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। तो आप ब्रांडिंग कर सकते हैं क्योंकि मिल आपकी है और आप उसको बेचें। तो इस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार की आप देखें कि आपको मैचिंग ग्रांट मिला, जितना आप शेयर जमा किए उतना सरकार देगी। दूसरा है कि जो मिल हम लोग लगाएंगे वो मिल जो है एसएफएसी के द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जाता है कि आप बिना पूंजी का, बिना पैसे का, आप अगर काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और आपका टर्नओवर अच्छा है। अच्छा, एक और चीज इसमें है कि आपकी पूंजी है तो आप अपना इनपुट स्टोर खोल सकते हैं कंपनी के नाम से, टाल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। अब जिसमें आप खाद, बीज और दवा जो आप बाजार से खरीदते हैं, कृषि इक्विपमेंट जो छोटा छोटा है वो बाजार से खरीदते हैं, आप अपने दुकान में, आपका दुकान है, सब चीज का लाइसेंस आप लीजिए और इसका संचालन कीजिए। तो जो 30 से 40% बिचौलिया खाता है, दुकानदार खाता है, यहाँ पे किसानों को फायदा होगा कि आप 20% आप किसानों को छोड़ दें और 10 से 15% आप कंपनी के सेब में करें, ताकि हम अगर एक साल में अगर 1000 किसान ही जुड़ते हैं और हम साल भर में 1 करोड़ का काम करते हैं, तो 10% अगर हमें बचता है तो साल में 10 लाख की बचत होती है। तो आपका कंपनी का शेयर बढ़ेगा और सारे किसानों को, आज 1000 करोड़ की कंपनी है। शुरुआत में तो सारे लोग शुरुआत किए थे इस चीज को छोटे से रोटेशन कमाते हुए, तो इसी तरह आगे बढ़ना। तो सरकार आपको पूंजी, आप जितना 1000 जमा करें तो 1000 सरकार दे रही है, 15 लाख टोटल मैक्सिमम दे रही है। तो 15 लाख सरकार दी तो आपकी जो पूंजी है वो 30 लाख हो गई। अब 30 लाख में आप अपना आराम से इनपुट स्टोर चालू कर सकते हैं। इनपुट स्टोर चालू करने के बाद आपको दाल मिल जाएगा। दाल मिल को अच्छी तरह से संचालन करेंगे तो आपका, अच्छा, वो सारी चीजें जो है, मान लीजिए 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का अगर हम लोग दाल मिल लगाते हैं, तो उस दाल मिल में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें सब्सिडी भी है और उसमें इंटरेस्ट भी माफ है। और एक और चीज आपको बता दें उस चीज में कि अगर आपसे नहीं चली कंपनी, दाल मिल 1.5 करोड़ का दाल मिल आप लगा दिए, नहीं चला, तो किसी भी किसानों का 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, कोई गारंटर वहां नहीं है। चला सके तो आपको अगला चीज मिलेगा और नहीं चलाए, सपोज दैट कि आप असफल हो गए, तो किसी को वहां पे हैंग नहीं करना है, किसी का खेत नहीं बिकेगा। तो ये सुविधा सरकार की तरफ से है। और जब हम लोग कंपनी बना लिए हैं तो बहुत सारी व्यवस्था जो है वो गवर्नमेंट के तरफ से आज के डेट में एफपीओ को, एफपीसी को सबसे ज्यादा ऑफर हो रहा है, सबसे ज्यादा सब्सिडी। अभी हम लोग जस्ट पूरे बिहार में हर जिला में सरकार के तरफ से, बिहार बागवानी के तरफ से, विभाग से, बिहार बागवानी विकास सोसाइटी विकास की तरफ से हर जिला में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट दिया जा रहा है। अब पटना जिला में हमारा मैंगो प्रसंस्करण का था, तो टाल फार्मर्स के साथ हमने वहां बात किया, तो टाल फार्मर्स को मैंगो प्रसंस्करण की इकाई मिल गई है। अब इस इकाई में हम किसानों को उसी तरह जो 15 लाख रुपया हमको एसएफएसी दे रहा है मैचिंग ग्रांट, बिहार सरकार की बागवानी सोसाइटी 5 लाख रुपया दे रहा है। तो 5 लाख हम किसानों को मतलब शेयर जमा करना है, 1,000 रुपया, 500 किसान हम इधर जमा कर लेंगे, 1500 उधर जमा कर लेंगे। तो 2000 किसानों के साथ अगर हम 20 लाख जमा कर लेते हैं तो हमारी पूंजी 40 लाख हो जाएगी। अब इस 5 लाख में जो हमें बिहार बागवानी दे रहा है उसमें हम लोग 5 लाख हो दिया, 5 लाख मेरा 10 लाख पूंजी हो गया। अब हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, इस प्रोजेक्ट में लगभग 1 से 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आप जो आपकी जो क्षमता अगर है तो टेट्रा पैक भी लगा सकते हैं पैकिंग करने के लिए। आम का आप अचार बनाएं, पल्प निकालें, आप कैंडी बनाएं, पल्प निकाल के उसको टेट्रा पैक में, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आपको कोल्ड रूम दिया जाएगा, पैक हाउस दिया जाएगा और मशीनरी, और इस सारे चीजों में 90% की सब्सिडी है। आप सोच नहीं सकते हैं 90, आपकी जो फैक्ट्री है वो है आम प्रसंस्करण की, उस एक तरह से समझिए कि मुफ्त में मिल रही है। तो किसान, अब जो हमारे यहाँ अब आम के किसानों का क्या है इसमें
कि अंधर पानी से जब आता है अप्रैल में, अप्रैल के आसपास बरसात और अंधर पानी बड़े पैमाने पे, और 2 रुपए केजी आम नहीं बिकता है उस वक्त जो आम गिरता है। आप इस आम को यहाँ रख लीजिए, आपको 50 का रेट वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि उस आम को निकाल के हम लोग जैम बना लेंगे, अचार बना लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा। इससे और फायदा इसमें क्या मिलेगा हम लोग को, कि आठी जो होता है आम का, पका हुआ आम का हम लोग आठी पल्प निकाले, और जो आठी है उसका भी बाजार है। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, जहां की लोग प्लांट लगाते हैं, आम का पौधा तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं, 20-20 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख आम का बीज खरीदते हैं वो। तो चूंकि अब मेरा जो है सरकार, बिहार सरकार का है, मेरा एडेड है, तो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो आपसे आठी खरीदे। तो आम का आम और गुठली का दाम, नहीं तो इसके आगे अगर नहीं बिका मेरा गुठली, तो उसका बीज का जो रहता है गुठली का, आम को फोड़ने के बाद बीच में और भी एक रहता है, उसको सुखा के पाउडर बनाइए, तो वो पाउडर 400 रुपए केजी बिकता है, सुपर फूड में आता है उसका आटा। तो इस तरह दूसरी चीजें हैं कि अब इसके लगाने से आपके क्षेत्र में आम के जो वैज्ञानिक हैं वो सारा चीज आएंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं आम के बगीचे के साथ, आपके विशेषज्ञ आएंगे, जैसे कि सारे चीज बता रहे हैं। तो अगर हम लोग प्रयास करें, एक बेहतर प्लेटफॉर्म है एफपीओ, और इस एफपीओ में हम लोग अच्छी तरह से आगे चल के काम कर सकते हैं। इसमें हाँ एक चीज है कि आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने डायरेक्टर्स पर, और डायरेक्टर को विश्वसनीय होना चाहिए, तभी ये कंपनी सफल करती है। बहुत सारी बातें तो चलते रहती है। तो ये एफपीओ की कार्य प्रणाली है। थोड़ी सी समस्याएं आती है, 2 साल हो चुका है, बीच में कोरोना के चलते मेरा एफपीओ डिस्टर्ब रहा। सपोर्ट मैनेजमेंट कॉस्ट भी देता है एफपीओ के संचालन के लिए। 3 साल हमारे एफपीओ को 1 पैसा किसानों को नहीं लगना है। तो ये व्यवस्था सरकार की बहुत अच्छी है, जिससे कि हम लोग आगे बढ़िया से काम कर सकते हैं। याद रखें, किसान हम सारे लोग उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग और विपणन, बेचना, ये चारों किसान हम कैसे कर सकते हैं। मनीष जी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीजें हैं, और वही काम करना है, तभी हम किसानों के हालात बदलेंगे। अदरवाइज हम लोग भी आंदोलन और संघर्ष किए थे। 2018 में हम लोगों ने बिहार का सबसे बड़ा आंदोलन किया था, मसूर के दाम के चलते रेल और रोड रोक दिए थे, दिल्ली तक हिल गया था। लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे महसूस हुआ कि क्यों ना हम किसानों को इस रूप में ले चले, दाम के लिए हम क्यों जाएं। अब देखिए हम लोग का लाइफ स्टाइल, मनीष जी जो बता रहे थे वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में, हम अपनी तरफ से अब बताते हैं कि हम जैविक खेती खुद कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, और वेस्ट डिकम्पोजर का बेहतर उपयोग हम कर रहे हैं। वेस्ट डिकम्पोजर गाजियाबाद खेती जैविक खेती केंद्र है गाजियाबाद, जिसके निर्देशक कृष्ण चंद्रा जी थे। उन्होंने ही इस चीज को लगाया। 2004 से इन्होंने इस पर अनुसंधान करना शुरू किए, और 14 ये किसानों को दिए कि किसान इसका उपयोग कर सके। तो हम लोग करते हैं वही जो बता रहे थे। अच्छा, इसमें हम लोग पेस्टिसाइड और फंगिसाइड्स भी बनाते हैं, जहर भी बनाते हैं इसमें 10 तरह। पहले तो घोल बना लीजिए 200 लीटर के ड्रम में, और हम लोग 2 केजी गुड़ डालते हैं, 1% गुड़ का घोल, और उस गुड़ के घोल के साथ हम 7 दिनों में बाढ़ के ऐसा वो तैयार हो जाता है। तो समझ जाइए कि मेरा घोल तैयार है। वो गर्मी के दिनों में जल्द तैयार होता है, और जाड़ा के दिनों में थोड़ा विलंब, जस्ट लाइक दही जैसे जमाते हैं हम लोग गांव घर में, दही का जोड़ा डालते हैं। अच्छा, इस घोल से आप कई बार आगे और भी बना सकते हैं, जितना ज्यादा हो सकता है आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जहर भी बना सकते हैं। तो जैविक खेती करें, बता रहे थे कि कम से कम अपना खाने के लिए भी जैविक खेती करें। शिव कुमार जी, हेलो।
आनंद जी, आपने बड़ा अच्छा बोला। वेस्ट जी डिकम्पोजर का जो बताया आपने, बहुत अच्छा बताया, और एफपीओ का, और धन्यवाद। और और ये एक बात आपने बड़ी अच्छी बोली, जो मैं हमेशा कहता हूँ अपने, जब भी किसानों से मिलता हूँ और बात करता हूँ, कि अ, हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और जो जी चीज जी जी मैंने, जो अमेरिका में भी मैंने यही सीखा किसानों से, कि यहाँ पे हर किसान आत्मनिर्भर होता है। यहाँ सरकार से आप नहीं कुछ मांगते हैं, क्योंकि वो आपको, आपसे वो नहीं मिलेगा। और किसान को सिर्फ किसान ही नहीं होना है, उसको अपना व्यापार भी करना है। तो वो जी अपने व्यापार को कैसे बढ़ाए, उसमें आमदनी कैसे बढ़ाए, उसको भी बारे में सोचना पड़ता है। और हर किसान ये काम नहीं कर सकता, और इसीलिए एफपीओ जो है बहुत बढ़िया, जिसे कहेंगे ना, बहुत अच्छी चीज है, जो एक व्हीकल है, जो उसमें आप एक संगठित रूप से आते हैं। और छोटे और जी सीमांत किसानों के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि तब आप 2 बीघा और 4 बीघा और 10 बीघा की बात नहीं कर रहे हैं, या कट्ठा की बात जी नहीं कर रहे हैं। किसी के पास 4 कट्ठा हो या 40 कट्ठा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जी ग्रुप में वो क्लस्टर बन जाता है। और फिर वो बस 10 एकड़ की बात हो रही है या 5 एकड़ की बात हो रही है, तो आप अपने आप में एक बड़े किसान हो गए। तो ये बहुत संगठन। एफपीओ एफपीओ से एक फायदा ये भी है हमको कि अभी अभी जो गंगा जैविक कॉरिडोर बनी है, उसमें क्लस्टर में तो हमारा जो टाल फार्मर्स है, तो हमने करीब 100 एकड़ जमीन को पिछले साल रजिस्टर कराया है बसपा के साथ। बिहार में वही जैविक सर्टिफिकेट देती है। तो और उसमें किसानों को 7200 रुपये। मेजर साहब, आप आ गए? हाँ, मैं आ गया हूँ। अगर मनीष जी। मुरारी जी, अगर आपका हो गया हो, तो मैं कोशिश कर चाहता हूँ कि पंकज जी केवीके के बारे में अगर हल्का सा 2 मिनट 4 मिनट में बता सके पंकज जी, तो आप बता दीजिए बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। पंकज जी हैं? सर, हाँ नमस्कार सर। हाँ, तो आप बता दीजिए कि आपका क्या रोल है, आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं एक जनरली किसानों के लिए हमारा जो संस्थान है, हमारे संस्थान का मेन उद्देश्य 3 चीज है: शोध करना, प्रसार करना और प्रशिक्षित करना, और एक टीचिंग है जो एमएससी और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो जनरली ये जो अभी आईआईआरआई नई दिल्ली, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आईआईटी का बहुत सारा कैंपस होता है, जैसे दिल्ली का कैंपस है, चेन्नई का कैंपस है। तो इस तर्ज पर एक आईएआरआई जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये एक ही था पूरे भारतवर्ष में, और ये सिर्फ अग्रणी रिसर्च संस्थान है पूरे भारत के लिए। तो ये इसका जो प्रभाव सबसे पहले मिला था इन लोगों को, जब हरित क्रांति इस देश में आई थी 1960 के दशक में, तो पंजाब हरियाणा के किसान और यूपी के, वेस्टर्न यूपी के किसानों को मिला। तो इसी को, क्योंकि जो वहाँ के किसान है उनकी पारिस्थितिकी अलग है, जो यहाँ के किसान है पूर्वी क्षेत्र के किसान जैसे हो गए बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो यहाँ के किसानों की पारिस्थितिकी अलग है। इसके लिए जो नई नई तकनीक का विकास करने के लिए इनको कैसे, यहाँ के किसानों की खेती को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए, इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नामक एक संस्थान बनाया गया है। उसमें मैं हूँ प्रसार में, यानी मेरा काम है किसानों की जरूरत और हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुँचाना, यानी इन दोनों के बीच, किसान और वैज्ञानिक के बीच में मेरा काम मैं किसान और वैज्ञानिक के बीच में पुल का काम करता हूँ। और अभी क्योंकि इससे पहले मैं मेघालय में कार्यरत था और यहाँ भी रिसेंटली 2020 में आया हूँ, तो मैं बिहार, झारखंड की पारिस्थितिकी से मैं भली भांति परिचित हो रहा हूँ। और मैं अभी यहाँ पे जो बेस लाइन सर्वे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बिफोर स्टार्टिंग एनी इंस्टीट्यूट, मैं किस डायरेक्शन में काम करूंगा, हमारा किस तरह का टेक्नोलॉजी होगा जिसके आधार पे हम लोग किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, तो उस डायरेक्शन में अभी मेरा काम चल रहा है। इसके अलावा मैं किसानों को, जो भी किसान, जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडियाज शेयर किए हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रमोट भी करते हैं, जैसे एफपीओ हो गया, या आप ब्रांडिंग, जो प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन हो गया, इसके बारे में। तो हम लोग चाहते हैं कि किसानों की समग्र विकास, किसान एक ही किसान है, अगर वही अगर प्रोडक्शन भी करे, वही मार्केटिंग भी करे, वही इनपुट का भी सॉल्व करेगा,
तो उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वही किसान जो है आपस में संगठित होकर के आप जो उनका कार्य है उसको डिवाइड कर सकें। उसके लिए हम लोग मार्गदर्शन देते हैं किसानों को, और किसानों के यहाँ प्रदर्शनी टाइप का जो जैसे जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, वो सब भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं। क्योंकि अभी संस्थान हमारा बहुत नया है, तो अभी इसको एस्टेब्लिश होने में 1 से 2 साल और लगता है और लग सकता है, तब जाके हमारे संस्थान के थ्रू सरकारी सहायता उपलब्ध हो सकता है। तब तक के लिए हम अपने पर्सनल लेवल पे जो भी किसान, जो भी व्यक्ति कृषि को एक व्यवसाय के रूप में लेना चाहते हैं, कृषि से ज्यादा इनकम लेना चाहते हैं, हम उनको अपना मार्गदर्शन इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू करवाते हैं। थैंक यू पंकज जी। अब मैं सोचता हूं कि आप चारों यहाँ पे हैं, तो अभी क्वेश्चन आंसर के लिए शुरू कर दें। आनंद जी का थोड़ा ये हो गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो इसलिए शायद वो ड्रॉप कर गए हैं। लेकिन अभी बहुत लोग हैं, मनीष जी हैं, मिथिलेश जी हैं, पंकज जी हैं। तो आप लोग जो भी, जिसको भी जो प्रश्न है आप प्रश्न पूछें। जब क्वेश्चन आंसर खत्म होगा तभी हम इसको बंद करेंगे, अदरवाइज ये चलता रहेगा। मैं म्यूट करता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछें। शिव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ चंद्रशेखर त्रिपाठी कनाडा से बोल रहा हूँ। तो पहली बात तो मुझे ये लगा कि मनीष जी, आनंद और मिथिलेश जी और यहाँ तक कि पंकज जी का, इनका अपना अपने अपने क्षेत्र में जो इन्होंने विवरण दिया वो अति सुंदर है और बहुत यूजफुल है। इसके साथ जो पॉइंट मेरा जो अनुभव रहा है हर वर्ष छोटे से उत्तर प्रदेश के गांव में जाके और उनकी थोड़ी बहुत सहायता करने की, कि लोगों का एक कंफर्ट जोन है। किसान, छोटे किसान की बात कर रहा हूं मैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़, और हमारे जिले में और वही स्थिति काफी तक ईस्ट बिहार में और ईस्टर्न यूपी में है कि 2-5 एकड़ जमीन वाले ही किसान ज्यादा हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़ के। जो बात हो रही थी हरियाणा किसान और वेस्टर्न यूपी और पंजाब, ऐसे किसान नहीं है। तो उनकी जो समस्याएं हैं कि वो बहुत डरे हुए हैं। मैं कई बार बात करता हूँ, वो बैंक से डरते हैं कि कहीं उनकी खेती रख ली तो खेती चली जाएगी, और पहले ऐसा हुआ है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर से डरते हैं, किसी भी से कनेक्शन करो उससे डरते हैं। उनके संगठन नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत थोड़ी थोड़ी जमीन है, और वो सोचते हैं कि लोग जितने भी हैं बाहर से आते हैं वो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये अनुभव रहा है उनके हिसाब से। तो ये जो मनीष जी ने, आनंद जी ने और मिथिलेश जी, पंकज जी ने जो दिया है, इनकी सहायता लेकर के, और मुझे लगता है मनीष जी जो अपने कोर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो अगर एक छोटा सा धीरे धीरे हम कुछ समय में एक डॉक्यूमेंट तैयार करें बहुत सरल तरीके से, और इन सब की एक्सपर्टीज ले करके, और वो सब चीजें इसमें इतनी अच्छी चीजें यहाँ आज मैंने पहली बार सुनी है कि लोग कितना कार्य किया जा रहा है, गवर्नमेंट कैसे कर रही है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या हेल्प कर रही है, मनीष जैसे लोग यहाँ पर पैदा करके कैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ये सब बेनिफिट हम ज्यादा लोगों तक अपने वानप्रस्थ माध्यम से दिला सकते हैं, कि उनके अंदर पहले विश्वास पैदा कराया जाए, छोटे किसानों को, उनको ये बताया जाए। क्योंकि अभी मैंने देखा है हमारे गांव में आमदनी 1 एकड़ मतलब 1 बीघा पर 20 मन से ज्यादा नहीं होता है बहुत अच्छा पैदा करने पर, और गेहूं की कीमत 1700 कुछ होती है, तो 17 दूनी 34, मतलब बहुत कम पैदावार, मतलब 1 बीघा में 10,000 से ज्यादा रुपए नहीं कमा पाते वो पूरे साल में। तो ये जरूर इसका फायदा हो सकता है, और इसको लेकर के हम और आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरा बस कमेंट है कि बहुत अच्छा ये रहा विवरण जो सब लोगों ने दिया। और शिव कुमार जी, आपका जो सहयोग है और सबका अत्यंत सराहनीय है कि आपने इतने अच्छे लोगों को इकट्ठा किया और ये सुनने का अवसर प्रदान हुआ। त्रिपाठी जी, थैंक यू वेरी मच। ये तो हम सभी लोग का यही काम है और ये हमें करना चाहिए, यही वानप्रस्थ का उद्देश्य है। किसी और को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछें। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? हेलो जी गौरव, बोलो। मैं किशोरी सिंह पूर्वी चंपारण सुगौली अंचल से बोल रहा हूँ जी। आप लोगों का जो प्रोग्राम सुना वो बहुत अच्छा था। आज तो प्रथम बार इस तरह की व्यवस्था सुनने को मिली। तो मैं चाहता हूं कि पहले हमारे क्षेत्र में कोई इस तरह का प्रोग्राम हो ताकि लोग इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें और इस संस्थाओं के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।
तिवारी जी, सुरेंद्र जी, आप ये क्वेश्चन सुन लिए और कैसे करना है इसको, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, या आपको कुछ विचार हो तो बताइए। नहीं, हमको बड़ी खुशी है कि किशोरी जी यहाँ हैं, और किशोरी जी हमारे गांव के अग्रणी किसान हैं, और चतुर्वेदी जी भी हैं और आरा से। तो ये लोग उस स्तर के किसान हैं जिसको इन चीज़ों से फायदा हो सकता है। पंकज जी झारखंड में हैं, सरकार के आदमी हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा की थी कि एक बार बिहार के कुछ गांव में या एक गांव में जाकर लोगों को डेमोस्ट्रेट करने की या खुद देखने की। तो उन्होंने उस वक्त कुछ सॉइल टेस्टिंग ये सब की बात की थी। तो मैं ये जरा पंकज जी से सुनना चाहता हूँ कि कैसे हमारे गांव में आकर वो खुद या इस तरीके के दूसरे अधिकारी, बिहार सरकार के अधिकारी भी, या उनके साथ मिलकर एक डेमोन्स्ट्रेशन, किसानों की बात समझी जाए, उसके बाद कोई डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए जिससे डायरेक्ट फायदा उनको हो, जो वो समझ सकें। कुछ चीजें हैं जो ऊपर की हैं तो लोग उतना समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं बार बार टोकता रहा, उसके लिए मुझे आप लोग माफ कीजिएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर कुछ काम हो। तो पंकज जी, जरा आपके विचार सुनना चाहूंगा इस बारे में। सर, अगर वहाँ के, मैं जैसे कि पिछले बार भी मीटिंग में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर किसान रियली में अगर कोई वहाँ पे करना चाहते हैं, मैं अपना एक दिन का समय निकाल करके मैं उनको एक दिन समझा सकता हूँ। मैं ऑल्दो मैं व्यस्त हूँ, क्योंकि अपने गांव के किसान पंकज जी, आप म्यूट पे हो गए। तो मैं भी थोड़ा सा व्यस्त था, सॉरी, एक कॉल आ गया था जिसके कारण मैं भी अपने गांव के किसान, क्योंकि मेरा भी जुड़ाव पूरा गांव से है, मैं अपने गांव के किसान को मैं अपना ही इन्वेस्टमेंट करके मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। छोटे छोटे जो किसान हैं जिनके पास मुश्किल से 1 एकड़ से भी कम है, तो मैं उनके लिए मशरूम और मुर्गी पालन का मैं भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, और मैं उसके लिए कर दिया हूँ। इसके बावजूद मैं अगर वहां के किसान, अगर पूर्वी चंपारण के किसान अगर वो चाहें कि मेरा सर्विस लेना चाहें, तब भी मैं अरेंज कर सकता हूँ। नहीं तो मैं उनके लिए या तो केवी के कृषि विज्ञान केंद्र के कोई पदाधिकारी उनके यहाँ जाए, उनसे अगर वो उनसे लाभान्वित होना चाहेंगे तो भी मैं अरेंज कर सकता हूँ। नहीं तो वहां पे एक महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ICR के अंतर्गत ही आता है, वहां पे भी किसान वो मोतिहारी में ही है, तो वहां के वैज्ञानिक का अगर लाभ लेना चाहेंगे तो मैं उनको भी कनेक्ट करा सकता हूँ। तो ये वहां के किसानों के ऊपर है कि वो किनका लाभ कब लेना चाहते हैं, क्योंकि पिछले बार जैसे मोकामा टाल के लोगों ने मुझे बोला था कि आप एक बार विजिट करें, मैंने उनको ऑफर भी दिया कि मैं अवेलेबल हूँ अगर आप विजिट कराना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, आप होली के आसपास आए। तो मैं तो एनी टाइम अवेलेबल हूँ, लेकिन किसान को कब चाहिए मेरी सर्विस या मेरे द्वारा कनेक्टेड लोगों की सर्विस कब चाहिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और किस तरह से, देखिए, मैं 2 चीजें मैं बहुत अच्छी तरह से किसानों को मैं बताता हूँ जो भी मेरे संसर्ग में आते हैं। मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आपको खेती को व्यवसाय करना है तो सरकारी जो मदद है उसकी आशा में ना रह करके पहले शुरू करना है। सरकार अपने आप आपके पास मदद के लिए आएगी। तो आप अगर शुरू करेंगे, मैं ज्ञान के रूप में तो मैं आपको पूरा दे सकता हूँ, लेकिन जो होता है इनपुट सहयोग जैसे कि आपने बोला ना कि अगर मुझे किसी को मुर्गी पालन करवाना है तो उसमें थोड़ा सा मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। आप मान लीजिए कि 40 से 50 हजार रुपया, तो वो अभी मेरे संस्थान के द्वारा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आपको दूसरे जगह से मोबिलाइज करवा सकते हैं। आप अगर कहेंगे तो हम स्टेट जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जो पूरे बिहार में है, मैं उनको कनेक्ट करके उनके माध्यम से थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है, मैं वादा नहीं कर सकता हूँ, मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश करवा सकता हूँ। पंकज जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने इतना इतना कहा और करने की कोशिश की। हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा बिचौलिए रहेंगे इसमें, आपके और किसानों के बीच में, और आनंद मुरारी जी से भी हम यही कहेंगे। मनीष जी तो यहाँ पर हैं तो उनका उनका उनकी सहायता हमें जरूर मिलेगी।
और मिथिलेश बाबू हैं। तो हम ऐसा करेंगे, हम के बीच में बिचौलिए रहेंगे, लेकिन पंकज जी आप हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे दूसरी तरफ, और गांव की तरफ एक दो लोग हैं, किशोरी जी हैं, और इन दोनों के बीच में मैं कोशिश करूंगा कि महात्मा गांधी विकास केंद्र जो है, या केवी के जो है, या जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, ये 3 यूनिट्स हैं जो तीनों मिल के में भी आप आ जाएं और हम लोग कुछ करें। तो ऐसा करेंगे। बहुत लोगों के दूसरे सवाल हैं, उनका सुनना चाहेंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किशोरी जी हम बात करब तोरा से। किसी को और कोई प्रश्न? शिव कुमार जी, मेरा एक प्रश्न है। बोलो शंकर। हेलो। हाँ शंकर सुन रहे हैं। हाँ, शिव कुमार जी, जिस इलाके से हम आते हैं वहाँ पे पहले पारंपरिक तौर पे जो खेती होता था, तो उसमें खासकर जो जानवर थे, हमारे बैल थे, हल का उपयोग होता था, ये सब एंड प्राइमरली ज्यादातर ऑर्गेनिक खेती होता था। अभी क्या हो गया है, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेशर, ये सब के आने से इन जानवरों की उपयोगिता बहुत कम हो गई है। क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के थ्रू या एनजीओ के थ्रू कि इनको वापस लाया जाए, सो दैट एक तो उर्वरक वगैरह का जो है वो पूरा हो सके, और प्लस इन लोग को एक जगह मिल सके टू बी ऑन द ये करके, जैसे बैल वगैरह भी डिस्कार्ड हो रहा है, तो कोई किन्हीं के सज्जन के पास में हो तो इसका बता सकते हैं। शंकर, इसके बारे में यूट्यूब पे हमने काफी सारा देखा है प्रोग्राम, तो लेकिन आज के दिन में शायद ये टॉपिक नहीं है, अनलेस कि somebody wants to take on this question। अगर कोई ये क्वेश्चन का जवाब देना चाहता है तो दे, नहीं तो इसके लिए टॉपिक हम अलग रखेंगे। ये टॉपिक आज नहीं है। अगर कोई देना चाहता है फिर भी जवाब तो दे सकता है। सर ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, और इसमें मैं चाहूंगा धर्मेंद्र जी भी दो शब्द बोलें, बिकॉज उनका काफी अनुभव है जीरो टिलिंग पे काम करने का, और मैकेनाइज्ड खेती जो है आज हम उसकी ओर से हट रहे हैं, और टिलिंग जो मैकेनाइज्ड टिलिंग हम करते हैं और पारंपरिक हल चलाने की जगह पे, उससे खेत हमारे खराब हो रहे हैं, और सॉइल में जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक माइक्रो इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, फंजाई होता है, केंचुआ होता है, ये दो चीज तो आपको आंखों से दिखती है, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, टिलिंग से वो नष्ट हो जाती हैं, और उससे सॉइल की क्वालिटी जो है वो डाउन होने लगती है। तो आज की डेट में हम अगर हम ट्रैक्टर भी यूज करते हैं तो उस पे हम टिलर जो है, मैकेनाइज्ड टिलर की जगह पे हम उसमें प्लॉ यूज करने की कोशिश करते हैं, ताकि उस पे सिर्फ मिट्टी पलटे। तो ये एक तरीका है जिससे किसान को वापस पारंपरिक खेती की ओर जाना होगा, और उसमें मैकेनाइजेशन का को उतने ही एरिया पे यूज करें जिससे आपके सॉइल या एनवायरनमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो ये बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र जी, इस पे आप बोलना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी आप म्यूट में हैं जी, बोलें। हाँ सर, मैं रविंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ रविंद्र जी आप बोलिए। आप तो जीरो टिलिंग कर रहे हैं। अच्छा आप भी हैं, मैंने देखा नहीं, सॉरी। बोले रविंद्र जी। श्री कुमार जी, अगर हम लोग सब कैमरा ऑफ कर लें तो शायद नेटवर्क में सुविधा होगी थोड़ी सी, जैसा मुझे लगता है। धर्मेंद्र जी अगर आप अपना कैमरा बंद कर ले तो मुझे लगता है रविंद्र जी की आवाज आ जाएगी। मेरे ख्याल से मनीष और मैं, हम लोग कैमरा, और शंकर अपना कैमरा ऑफ कर लो तो शायद उनको बैंडविड्थ मिल जाएगा। ये हम कह रहे हैं ना, शंकर कैमरा ऑफ करने के तुम कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं ऑफ कर देते हैं। कर दो, कोई बात नहीं। धर्मेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो अगर मनीष आप उनके बिहाफ पे बोल सकते हो तो बोल दो। ऐसे प्रश्न उल्टा है। रविंदर जी और धर्मेंद्र जी ये दोनों जो हैं वहाँ अरवल के हैं, और चंदा गांव के हैं धर्मेंद्र जी, और मुंसेपुर के हैं हमारे रविंदर जी, और ये काला
ब्लैक राइस ये उगाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो लोकल धान की वैरायटीज है उस पे काफी काम करते हैं। और इन्होंने जीरो टिलिंग पे बहुत काम किया हुआ है रविंदर जी ने। और इनके खेत पे हल ये कोई भी टिलर नहीं चलता है। और ये जैविक खेती कर रहे हैं आज मुझे लगता है कि करीब 8-9 साल से कर रहे हैं। और बहुत तरह के बीज और का उत्पादन करते हैं। बहुत नए तरह की किस्मों पर इनका उत्पादन होता है। और किसी को अगर कोई जानकारी चाहिए या कोई इस पे कोई मदद चाहिए तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र जी और रविंदर जी से बेहतर किसान आपको नहीं मिलेगा, जो ना सिर्फ अनुभवी हैं बल्कि वो केवीके और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में भी इनको बुलाया जाता है अपनी बातों को शेयर करने के लिए, और नए किस्मों को समझने के लिए। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू मनीष। धर्मेंद्र जी आप जुट गए हैं, लेकिन प्रश्न था कि गांव में बैल का यूज क्या किया जाए ताकि उसे रखा जा सके। तो शंकर सरन आई थिंक इसके बारे में हम बाद में टॉपिक रखेंगे, आज ये टॉपिक नहीं है, बट दिस क्वेश्चन इज वैलिड, वी विल टेक इट अप। मैंने यूट्यूब बहुत सारा देखा जिसमें उसका यूज है, लेकिन मैं जी एक्सपर्ट सर। नहीं हूँ। पंकज जी आप एक्सपर्ट हैं इसके बारे में या नहीं? सर मैं एक सिर्फ जो अगर ये कह रहे हैं तो आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आप पंचगव्य जिसके बारे में बायो डिकम्पोजर जो लगा करके और आप स्प्रे बायो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बायो पेस्टिसाइड बना रहे हैं। तो आप जितनी भी बैल है या एक कॉमन गौशाला रख करके आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, गोबर उसके गौमूत्र और गोबर को ये डिकम्पोजर और इसके बनाने में। इसके अलावा आप अगर सामूहिक रूप से अगर सभी जानवर को एक साथ रहते हैं तो आपको वर्मी कंपोस्ट अगर आप तैयार कर पाते हैं तो इसका मार्केट प्राइस नियरली 8 to 10 रुपीज पर केजी आसानी से, बहुत सारे डिमांड भी है, हो सकता है। तो ये तो एक कलेक्टिव इफर्ट के बेसिस पे होगा। इंडिविजुअल किसान अगर ये करना चाहेगा तो थोड़ा सा मुश्किल है। शंकर बहुत सारा और चीज है, जैसे सीमेंट बनाना, ईंट बनाना गोबर से, ये सब बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन मैं फिर बाद में इसके बारे में स्पेशल टॉपिक रखेंगे एंड देन आई विल लेट यू नो, एंड आप आना कॉल में। एनीबडी एल्स एनी क्वेश्चन? बिकॉज बहुत देर हो गया इसलिए लोग जाना चाह रहे हैं। क्या तो अगर क्वेश्चन तो पंकज सर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ रविराज बोलो। बोल रहे सर कि जो मसूर में जो पीला पीला घास होता है और वो घास जो बांध लेता है उसका क्या ट्रीटमेंट करें, क्या बता सकते हैं? अभी देखिए वो जब पीला पीला घास हो जाता है और मसूर, जब देखिए दो तरह का ट्रीटमेंट तब करना चाहिए जब उससे हमें हानि होने लगे। तो जब आपका खेत में अगर वो घास का कितना पॉपुलेशन है वो हमें जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक ट्रीटमेंट नहीं बताएंगे, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक फेज मोकामा एक मिनट सर, मोकामा टाल से जो आनंद मुरारी जी हैं वो क्या लाइन पे हैं या कट गए हैं? वो कट गए हैं। हाँ तो सर मसूर का एरिया जहाँ भी है वहाँ ये समस्या काफी क्रिएट होती है। वो मसूर का जो लत्ती पीला पीला लत्ती होता है और मसूर को बांध लेता है सर, और बांध लेता है जिससे मसूर का ग्रोथ रुक जाता है, और ग्रोथ रुकने के बाद मसूर में ग्रोथ नहीं होता है और फिर फलन भी नहीं होता है, मसूर को बैठा देता है। वो इस पर मतलब प्रकार का वो घास होता है, ठीक ना? तो अगर कहिएगा तो उसका पिक्चर आपको हम देंगे सर। ठीक है, पिक्चर भी भेज दीजिएगा, मैं आपको जो खेत में किस तरह का इन्फेस्टेशन है मैं उसके बेसिस पे मैं आपको इलाज भी दे दूंगा। प्लस आप कंडीशन बताइए कि वो इनऑर्गेनिक कर रहे हैं या ऑर्गेनिक कर रहे हैं, मतलब जैविक खेती कर रहे हैं या अजैविक खेती कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ऑर्गेनिक। हाँ तो उसके लिए फिर पहले मुझे पिक्चर दीजिए, क्योंकि जब ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं तो या तो उसको उखाड़ना है, मतलब कोई कल्चरल मेथड अप्लाई करना है, ना कि हमें कोई दवा छिड़क सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो फिर भी आप मुझे पिक्चर भेजिएगा। जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं उसमें जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं उनमें भी हो रहा है, और जो इनऑर्गेनिक कर रहे हैं उनमें भी एक समस्या हो रहा है। दोनों के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक के साथ नहीं हो रहा है। तो आप एक बार मुझे भेज ठीक ना दीजिएगा सर? पिक्चर। हाँ फोटो भेजिए। क्योंकि मैं गोदरेज एग्रोवेट में काम करता हूँ, ठीक ना सर?
मैं गोदरेज एग्रोवेट में काम करता हूँ। इस तरह का समस्या काफी मार्केट से आते हैं, जो ऑर्गेनिक करते हैं वो भी, और जो इनऑर्गेनिक करते हैं उनके साथ भी होता तो जब है, भी ठीक है ना। आपको इस तरह की, हाँ, जो जब भी और आपको इस आनंद तरह की मुरारी कोई जो भी समस्या, जी हेलो, जी सर, जी सर। जब भी आपको इस तरह की कोई भी समस्या होगी, मेरा नंबर वगैरह सर से, शिव कुमार सर से लेकर के आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। मैं अपने विशेषज्ञ के अलावा मैं अपना भी खुद का ही मैं बस राय दे दूंगा, लेकिन मेरे जो एक्सपर्ट मेरे से, मैं जनरल फिजिशियन हूँ, बाकी मेरे वाले से ऊपर जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी मैं कंसल्ट करके उसको किस तरह से ऑर्गेनिक में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक वे में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम आपको उसी व्हाट्सएप पे एक प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, और उसको अगर कोशिश करेंगे सर तो क्या अपना नंबर दे सकते हैं? हे रवि, आप नंबर मेरे दे से सकते बात हैं कर सर? लेना। रवि, आप मुरारी जी से बात करना, उनको कहना मेरे से बात कर लेंगे। मेरा नाम शिव कुमार है। अच्छा अच्छा, सर आपसे बात करेंगे? आनंद आनंद जी से हाँ, बात कर लेना आप, कुमार आनंद सर जी से हमसे बात बात करें? कर लेंगे। अच्छा फिर अच्छा, फिर मैं ओके पंकज जी से ओके आपको बात करवा दूंगा। और किसी कोई ओके सर, क्वेश्चन ओके। है? अब अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग बंद कर। सर, ये जो प्रोग्राम है सर आगे भी चलता रहे, यही आप रवि, लोग से रिक्वेस्ट ये है। प्रोग्राम अभी 4 वीक के लिए शेड्यूल किया हुआ है। मार्च 6 को इसी समय होगा, मार्च 13 को 5 बजे होगा, इंडिया का टाइम बोल रहा हूँ, 5 बजे शाम को, और मार्च 20 को फिर इसी टाइम होगा। ये प्रोग्राम 4 वीक के लिए हमने किया है, और जरूरत पड़ी तो फिर अगला सीरीज हम शुरू करेंगे जून जुलाई में। अनिल जी, आप बोलिए, आप कुछ पूछ रहे ओके थे। सर, क्योंकि ये प्रोग्राम चलता रहे। ठीक है रवि। अनिल जी, आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, ये लगता है मनीष जी चले गए। वो मनीष जी के लिए था कि वो अरवल में जो कर रहे हैं तो उसका मार्केट कहाँ है, जो जैविक कर रहे हैं या जो भी है सब ब्रांडेड। तो थोड़ा सा तो मैं बताता हूँ अनिल। हाँ, वो जो देखे तुमने पैकेजिंग करके, एक तो लोकल मार्केट है, और दूसरा उन्होंने बहुत सारे किसानों को बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आसपास के जो शहर हैं वहाँ पे बाय वर्ड ऑफ माउथ से उनका फैल गया है। इट टुक टाइम। अब वो लोग डायरेक्टली उनको पहुंचा दिया करते हैं, विच इज मच बेटर प्राइस। अच्छा अच्छा। तो डायरेक्ट मार्केटिंग अभी भी जैसे है। और इस बार धान हुआ है हम लोगों का CR 909, ये सुगंधित धान है, तो इसकी भी पैकेजिंग अभी हो रही है, और ये हमारे पटना शहर और कई और राज्यों में जा रही है, जाएगी। और बीज जो है वो गोवा में बिक रहा है इस वक्त। बीज डायरेक्टली हम गोवा भेजते हैं। तो आप क्या मन केवल जैविक या ऑर्गेनिक पे ही ध्यान देते हैं, या दूसरे भी जैसे प्रोडक्शन बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, मींस इनऑर्गेनिक नहीं, जो सिर्फ ऑर्गेनिक? जैविक, 100% जैविक। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैविक तो चल रहा है, ट्रेंड में है, सारे लोग जैविक में आ जाएंगे, तो पता नहीं इनऑर्गेनिक में कितना क्या होगा। लेकिन मैं ये चाहता था कि इनऑर्गेनिक जो कर रहे हैं उनको भी इस तरीके का ब्रांडिंग, अच्छे क्वालिटी का, जिससे सब चीज अवेलेबिलिटी हो, अवेयरनेस बढ़े, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या इकोनॉमिक बेनिफिट जो मिल रहा है, या कोशिश आप कर रहे हैं ऑर्गेनिक वालों के लिए, वो इसमें भी आ जाए तो हम, मुझे लगता है कि ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में। आपकी बात 100% सही है अनिल जी, और इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन ओफा की ब्रांडिंग के तहत हम नॉन जैविक प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे हैं। और लेकिन उस ब्रांडिंग के तहत अगर उससे हम कोई मदद चाहिए तो उसको हम देने के तैयार हैं, और हमारे सभी किसान उसके लिए आपको मदद करेंगे। हाँ हाँ, मैं भी वहीं से हूँ, अरवल के पास ही, अरवल में ही है ये जो आप बता रहे हैं, चंदा और मूसेपुर। तो उसी के पास सोंसा है, या चंदा के लोग जानते भी होंगे, वहीं से गांव के ही हैं दोनों। तो वहीं मेरा ननिहाल है, और मैं जहानाबाद से ही हूँ। तब मैं आपका सुना और अच्छा लगा। और इस जो भी है ऑर्गेनिक में, तो क्योंकि पूरा ट्रेंड है, मैं आपका सारा जितना भी है उसको नॉन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में मैं चाहूंगा। ऑर्गेनिक तो मुझे लगता है कि ट्रेंड है, अच्छी बात है, लेकिन मेन जो है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो हम लोग हैं या जो छोटे किसान जो हैं उस टाइप के,
जिनका कि इनऑर्गेनिक ही चल रहा है, और ऑर्गेनिक में तो थोड़ा सा ज़्यादा ये है कि लेबर या जो भी अपना है उस तरीके का कॉस्ट भले मिल रहा है, फिर आगे जो भी है, तो उसके लिए हम सोचते हैं कि ये सब काम आप जो कर रहे हैं इनऑर्गेनिक पे बढ़ जाए और इनसे जुड़े, और वहाँ पे कैसे इनऑर्गेनिक में इम्प्लीमेंट करें आपका स्किल्स वो है। तो और अनिल अनिल इस पे और बिल्कुल मनीष बात हो सकती है। अनिल और मनीष, आप दोनों न्यू जर्सी में हो, मैं आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ दूंगा, आप लोग इसके बारे में और विचार करो। लेकिन आइडिया ये है कि आइडिया फ्लो करते रहना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी कुछ इनिशिएटिव लेके अपना काम कर सके। या धन्यवाद। और किसी को कोई प्रश्न? अभी टाइम बहुत हो गया है। मनीष जी, आप और पंकज जी, ये दो बोलने वाले बच गए हैं। मिथिलेश जी और आनंद मुरारी जी निकल चुके हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने अपना इतना अनुभव शेयर किया एंड बाकी लोगों ने क्वेश्चन पूछे। रवि, बहुत अच्छा है। आप आनंद जी से के थ्रू मेरे से बात करना। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स ऑफ पंकज जी एंड अदर्स, तो वो मैं आपको दे दूंगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ प्रश्न नहीं हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सबसे सीनियर यहाँ पे हैं सुंदर जी, तो सुंदर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा थैंक यू कह दें सबको, तो बहुत अच्छा रहेगा। अरुण, थैंक यू। थैंक यू। तो मैं बड़े तहे दिल से कहना चाहता हूँ पंकज जी का और मनीष जी का। बहुत चीज आप लोगों ने बताई, दूसरे लोग हैं नहीं यहाँ पर इसलिए नहीं कह रहा हूँ। और ये भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जो लोग आए, जो लोगों की बड़ी जरूरत है उन्हीं लोगों के लिए सब हो रहा है। तो कई लोग हैं यहाँ जिनको हम जानते हैं, और मेरे ख्याल से इंदू जी हैं अभी, वशिष्ठ जी तो चले गए। नमस्कार भाई। हाँ, नमस्ते नमस्ते इंदू जी। और दूसरे लोग जो भी हैं, जो भी जुड़े, जहाँ के भी किसान जुड़े, ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग जुड़े। तो मैं वक्ताओं का और जो जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते फिर से ये प्रोग्राम है दूसरे विषय, इससे कृषि से संबंधित दूसरे विषय पर, जिसमें कुछ सरकारी लोग शायद बताएं कि अब सरकार की क्या मदद है आजकल की। उसके बाद जो तीसरा प्रोग्राम है 13 तारीख को, वो है इस विषय से संबंधित कि मल्टी लेयर कृषि कैसे की जाए, बहुस्तरीय कृषि, एक ही जमीन में 2-3 लेवल पर किस तरीके से कई चीजें उगाई जा सकती हैं। और चौथा जो प्रोग्राम है वो केवल क्वेश्चन आंसर का है। इस तरीके से हमने प्लान किया है, लेकिन उसको बदल दिया जा सकता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि जो जुड़ने वाले हैं जुड़ें और जुड़ते रहें, क्योंकि इसमें बहुत से फायदे हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती है, और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जुड़ने वालों का फायदा हो। इसलिए हम ज्यादा धन्यवाद देते हैं जो आते हैं वक्त अपना समय निकाल के तैयारी करके हमें बताने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार नमस्कार सबको। सुरेंद्र भाई नमस्कार। एक चीज मेरा, हम भी वहाँ गांव में कुछ कर रहे हैं, डेयरी फार्म, डेयरी फार्म खोल रहे हैं जी। और फिशरीज के लिए पॉन्ड बनवाए हैं, अभी स्टार्ट उसको भी करना है जी। और खेती तो हो ही रहा है, ट्रेडिशनल खेती हो रहा है, लेकिन उसको हम हॉर्टिकल्चर में डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो जब हमसे संपर्क में रहिएगा इंदू जी। ठीक है, और हमारी कोशिश रहेगी कि ये विद्वान लोग जो हैं, पंकज जी और मनीष जी और इस तरीके के लोग जो इन चीजों को जानते हैं, उनसे संपर्क बना के आपकी मदद की जाए, क्योंकि सारा उद्देश्य यही है कि आपकी मदद कैसे हो, आप जैसे लोगों की मदद कैसे हो। बिल्कुल बिल्कुल। 13 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें मछली पालन के बारे में भी, जो सफल पूर्वक मछली पालन कर रहा है वो अपना सब कुछ दिखाएगा भी। इसीलिए 13 तारीख का प्रोग्राम 5 बजे शाम को है, ताकि दिन रहे रात ना रहे। जी जी इंदू जी, वो दिन के प्रोग्राम 5 बजे बाद, 7 बजे नहीं चाहिए, याद रखिएगा। ठीक बना? ना ठीक है, एकदम कैमरा से दिखाई हम तो लौकी। ठीक ठीक ठीक।
टरुआ से मुलाकात हुई 13 तारीख के भी, अगला हफ्ता भी बहुत सा सीखे के मिली लोग से। जैसे जब प्रोग्राम है वो टाइम ठीक है, उस हिसाब से आदमी मैनेज करेगा, बैठेगा। अगले हफ्ते का प्रोग्राम 7 बजे है, मैं सबों के लिए बता रहा हूँ। 7 बजे अगले हफ्ते का प्रोग्राम है, और 13 तारीख को जो प्रोग्राम है वो 5 बजे है, क्योंकि उस दिन हमें दिखाना है कुछ। ठीक है, ठीक। नमस्कार। ठीक है, तो सबको प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आभार हमारा। बहुत नमस्कार, धन्यवाद सर, फिर से बहुत मिलेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार। गुड नाइट। गुड नाइट।